होता है इसको मेरे साथ ही ऐसा करता रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चलो। है। ओके सर, ठीक है सर, चलो कैमरा को आज इग्नोर करो। এটা हाँ बोलो। কোটাক ব্যাংক আজকে আবার পড়েছে না কোটাক। কোটাক ব্যাংক পড়বে? কোটাক ব্যাংকের অবস্থা খারাপ, রেগুলেটরি ইস্যুস এসছে। হ্যাঁ ক্রেডিট কার্ড ডিপার্টমেন্টের ওদের উপরে অনেক বড় আরবিআই এর এসছে, कंप्लायंस रिपोर्ट एसছে। कोटक তাহলে बैंक কি के कोटक बैंक अभी ऑब्जर्व करो। मेरे हिसाब से जब तक इसका रेगुलेटरी इश्यूज थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में नहीं आता है, मैंने जब देखोगे कि कोई मार्केट में और न्यूज नहीं आ रहा है कोटक के बारे में, ठीक है, इसका मतलब समझ जाना कि अब धीरे धीरे वो फिर से, हाँ सही बोला कि बोलले बुझते पारलाम ना। सही होगा, हाँ धीरे सही होगा। ठीक है, ठीक है। कोटक बैंक का सिचुएशन अच्छा नहीं है, बिकॉज कोटक बैंक के बारे में मार्केट में बहुत ही नेगेटिव सिचुएशंस हुआ है। फिर देखो किस तरह का गैप डाउन दिया है, देख पा रहे हो। एंड ये कोई अच्छा बात नहीं है। एचडीएफसी बैंक का जो गैप डाउन हुआ था उसका रीजन अलग था। एचडीएफसी बैंक में जो गैप डाउन हुआ था उसका रीजन अलग था। एचडीएफसी बैंक में गैप डाउन इसलिए दिया था क्योंकि मार्केट एक्सपेक्टेशंस प्रॉफिटेबिलिटी को लेके ठीक ठाक नहीं था। चलो वो तो बिजनेस का नॉर्मल मैटर है, लेकिन जो कोटक के साथ हुआ है ना, ये मार्केट को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुम एक इतना बड़ा बैंक हो, ठीक है, और तुम बेसिक जो रेगुलेशंस है उसको फॉलो नहीं करोगे, स्पेशली क्रेडिट कार्ड इश्यूज में तुम इतना ज्यादा प्रॉब्लम करोगे जो एज पर आरबीआई रूल्स रेगुलेशंस पूरा इधर उधर हो रहा है। तो इसको चलते आरबीआई ने इसके ऊपर पाबंदी लगा है। ऊपर से ऑनलाइन में कस्टमर एड ऑन करने में, ऑनबोर्ड करने में मना कर दिया। ऑनलाइन के थ्रू से जो ऑनलाइन अकाउंट खोलना बंद कर दिया, ठीक है, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड इशू बंद कर दिया, सब कुछ ऑनलाइन, सिर्फ ऑफलाइन ही काम कर सकता है। ठीक है, तो ये रेगुलेटरी इश्यूज आज के डेट में अच्छा बात नहीं है, तो मार्केट इस चीज को पॉजिटिवली नहीं लिया। और देखो ये मतलब डे बाय डे नेगेटिव होता गया, और कहाँ से कहाँ गया देखो। फ्रॉम 1843 से जो नीचे लटका, ठीक है, 1600, फिर 1600 से अभी फिर से 1561। सो मेरे हिसाब से तुम इसमें एमएसीडी लगाओ, ठीक है, या आरएसआई लगाओ, तुम देखोगे इसमें पॉजिटिव सेंस से ज्यादा नेगेटिव ही दिखेगा तुम। ठीक है, और जब तक ये इसके बारे में थोड़ा सा, और मेरे हिसाब से हार्डली 1 वीक तुम और देखो, 1 वीक बाद तुम देखना इसके बारे में ना, धीरे धीरे एक मार्केट न्यूज जो है वो आना बंद हो जाएगा। पॉजिटिव न्यूज अभी कुछ नहीं आएगा, ठीक है, मेरे हिसाब से, लेकिन धीरे धीरे देखना कि सब कुछ थोड़ा शांत पड़ेगा। आप शॉर्ट सेलिंग का भी, और जो होना था हो गया, वो तुम अगर 4 दिन पहले करते तो शॉर्ट सेलिंग के लिए सही मौका था। अभी फिर से थोड़ा सा डाउन ग्रेडेशन मेरे को दिख रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि और थोड़ा सा गिर सकता है, बट ऐसा नहीं कि और बहुत ज्यादा गिरेगा, क्योंकि बिजनेस एंगल से तो बहुत ज्यादा खराब हाल नहीं है इसका। बिजनेस एंगल से कोटक बैंक का सिचुएशन अच्छा है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम, हाँ हाँ हाँ, काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है, काफी प्रॉफिटेबल। कोटक का तो पहले एक्चुअली, ये पहले स्टॉक ब्रोकिंग में सबसे पॉपुलर कंपनी हुआ करता था। आज भी है कोटक सिक्योरिटीज, इसका मेन बेस कोटक सिक्योरिटीज था। ये एकमात्र ऐसा है जो सिक्योरिटी बिजनेस करते करते बैंक में आया। ज्यादातर जो बड़े बड़े बिजनेस है वो सब बैंकिंग बिजनेस करके बाद में सिक्योरिटीज में, जैसे कि एचडीएफसी, एक्सिस, एटसेट्रा, ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा कंपनी है जो पहले सिक्योरिटी में अपना हाथ बनाया, अपना जगह बनाया, बाद में ये बैंकिंग सिस्टम में आया। ठीक है, तो इसको पता है, इसका थोड़ा सा एक चीज है, ये थोड़ा सा लालची है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है। हाँ हाँ, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब देखो, मैं मैनेजमेंट का क्वालिटी आपको बता रहा था, ये थोड़ा लालची अथॉरिटी है, ठीक है, मैंने ये मैंने प्रॉफिट के लिए थोड़ा बहुत इधर उधर कोशिशें करता है, ठीक है, जो नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ या बिजनेस को अडेप्ट करने के लिए जो एक्सट्रीम लेवल का एक डिसीजन मेकिंग होता है ना, वो ये लोग करता है। जैसे सबसे इंटरेस्टिंग क्या है इसका, इसका कोटक बैंक इज द फर्स्ट इंडियन बैंक जिन्होंने एक इतना रिस्की एक स्टेप्स लिया था। वो भी किसको कॉपी करके लिया था, मैं आपको बताता हूँ। हमारे एशिया का सबसे बड़ा बैंक है डीबीएस, ठीक है, सिंगापुर का, ठीक है, जानते हो ना डीबीएस, हाँ, सिंगापुर का मतलब एशिया का सबसे बड़ा बैंक उसको ही माना जाता है, तो लार्जेस्ट बैंक एज वेल एज लार्जेस्ट पैसा वाइज भी सिंगापुर का डीबीएस। तो डीबीएस बैंक एक ऑफर करता था इंडिया में, आई होप आप लोगों में से किसी किसी को जरूर पता होगा।
कि तुम फ्री में अकाउंट खोल सकते हो ऑनलाइन में, और ऊपर से तुमको एफडी वगैरह में 6% ऐसा कुछ मिलता था। ऊपर से रेफर करने से पर रेफरेंस पे 200 टका, 200 करके, यानी तुम्हारे रेफरेंस में जो भी अकाउंट खोलेगा तुमको 200 करके मिलेगा। इस तरह का एक अप्रोच डीबीएस बैंक सिंगापुर ने चालू किया था, और ये मैं बात कर रहा हूँ अराउंड 2016-17। इसके बाद कोटक बैंक ने सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच किया कोटक 811 के थ्रू से। और ये जो कोटक का जो ऑनलाइन प्रोग्राम है वो मेनली 811 के थ्रू से ही उसका जाता है, जिसमें वो बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर्स मैंने रिटेल पार्टिसिपेंट्स को अट्रैक्ट किया, और स्पेशली यूथ को बहुत अट्रैक्ट किया, ताकि आज जो 20 साल का है 5 साल बाद तो 25 का होगा, 25 का बच्चा जो है वो 30 का होगा, तो उसका इनकम बढ़ेगा, तो वो नॉर्मल 811 जो एक मैंने बेसिकली एक हाफ अकाउंट बोल सकते हैं, इट्स नॉट हाफ अकाउंट, सारा बैंकिंग सुविधा मिलता है, लेकिन हाँ 50,000 1 लाख तक का एक लिमिट रहता है, ऊपर से जीरो मेंटेनेंस, बैलेंस रखने का कोई मैटर नहीं होता। तो वो आज जो 25 के है कल 30 का होगा, 35 का होगा, तो ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे एक फुल ब्रोकिंग बैंकिंग सिस्टम में जाएगा। तो ऐसा कॉन्सेप्ट बाकी और बैंक्स ने नहीं सोचा था जिस टाइम पे कोटक सोच रहा था। ऊपर से सेविंग्स अकाउंट में 6% इंटरेस्ट दिया था। एक एडवर्टाइजमेंट आता था ऐसे सिक्सर दिखा के, जैसे छक्का लगाने से अंपायर छक्का का साइन दिखाता है, वैसा किया था। तो कहीं ना कहीं ये ना थोड़ा रिस्की अप्रोच लेता है अपने बिजनेस पे कस्टमर को एड ऑन करने के लिए, और किया भी है, 100% किया है। बाद में इसको कॉपी करके एक्सिस बैंक ने एक चीज लाया था, एक्सिस एसअप बोल के, एज सुन एज पॉसिबल एक्सिस अकाउंट ऑनलाइन के थ्रू से, लेकिन इतना हिट नहीं किया। हाँ इसीलिए तो 811 सुने हो ना। हाँ समझ में आ रहा है सर, ये यही चीज, ये जो सुना और किसी ने नहीं सुना। देखो एक्सिस का भी इतना बड़ा बैंक है, लेकिन एक्सिस का आप लोगों ने नहीं सुन पाए, लेकिन 811 सभी ने मोटा मोटी सुन लिया आज, अभी धीरे धीरे अभी भी 811 चलता है। हाँ अभी এখন দেয়, এখন দেয় रणवीर दे, ठीक है। तो ये मैं आपको बोल रहा हूँ 2016 का, मैंने आज से कम 6-7 साल पहले। ऑन दैट टाइम लोग सोच ही नहीं पाता था बाकी बैंक्स की ऐसा कुछ करके कस्टमर एड ऑन किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं कोटक बैंक का ये चीज तो मानना पड़ेगा, इसका जो बिजनेस को डेवलप करने के लिए जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है ये बाकियों से अलग ही है। और इसमें ऑब्वियसली इसका पुराना बिजनेस का जो बैकअप है वो थोड़ा सा इनको हेल्प करता है कि कैसे कस्टमर एड ऑन किया जाए, ऑनबोर्ड किया जाए, ये सीखने वाला बात है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अभी जो डिरोगेटरी सिचुएशंस हुआ है इसका ऑब्जर्व करो। लेकिन हाँ धीरे धीरे सपोर्ट लेवल तो ऑलरेडी क्रॉस करके चला गया। आप देखो इसका सपोर्ट तो मोटा मोटी कहाँ था, अराउंड 1700 नियर सपोर्ट था, 1780। थोड़ा सा अगर मैं लॉन्ग टर्म सपोर्ट बोलूँ तो 1723-20 ऐसा। हाँ मोटा मोटी 1700 इसका ओवरऑल सपोर्ट जोन था, वहां से ये 1561 में चल रहा है। ठीक है, सो सपोर्ट क्रॉस करके चला गया, मैंने बेसिकली इसका ब्रेकडाउन सिचुएशन चल रहा है, क्या ब्रेकडाउन सिचुएशन चल रहा है। तो ऐसे हालत में आप रेडी रहो सर पैसा लेके, धीरे धीरे रेडी होते जाओ। मैं आपको बोल रहा हूँ ये एंट्री पॉइंट देगा। ट्रेडिंग करना है करो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है करो, थोड़ा सा 5-6 महीने के लिए लॉन्ग टर्म में जाना है जाओ, कुछ भी करो, लेकिन ये मौका आपको देगा, 100% देगा। हाँ गिर सकता है, 1400 तक भी जा सकता है, ऑब्जर्व करो सर। ठीक है, क्योंकि देखो अभी तक तो कोई एंट्री जोन तो मुझे भी नहीं दिख रहा है इस, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको एंट्री, जैसे यहाँ पर देखो साइडवेज लगातार चल रहा था, यहाँ पर थोड़ा सा देखो इस पॉइंट पे थोड़ा सा मौका बना था अराउंड 29 अप्रैल के आसपास में, तो मैं दिखाता हूँ। तो 29 अप्रैल के आसपास में यहाँ पर एक मौका बन रहा था, देखो डाउन ग्रेडेशन में, ये देखो शॉर्ट टर्म में देख रहे सर, ये मेरा आवरली चार्ट ओपन है, क्या बना है सर, हरामी बना है ना। हरामी बन के देखो लगातार 3 दिन थोड़ा सा मूवमेंट दिया, बट फिर भी मार्केट सस्टेन करने वाला सिचुएशन, हाँ सॉरी 3 घंटा, सॉरी 3 घंटा, तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मौका दिया था, तो देने के बाद फिर से मार्केट साइडवेज, देखो स्पिनिंग टॉप दोजी, स्पिनिंग टॉप दोजी। तो कहीं ना कहीं ये स्पिनिंग टॉप दोजी का ये एरिया एक ट्रेडर को ये सजेस्ट करता है कि जब एक ट्रेंड बना, हल्का सा शॉर्ट टर्म आवरली ट्रेंड, ठीक है,
इतना ट्रेड बनने के बाद जब लगातार स्पिनिंग टॉप दोजी स्पिनिंग टॉप दोजी 2-3 बार दिया ना, इसका मतलब आप समझ जाओ कि भाई आगे कुछ तो होने वाला है। और अगर कोई पॉजिटिव मोमेंटम नहीं है तो गारंटी है कि वो धड़ाक से गिरेगा। और इंटरेस्टिंगली देखो सर, ये कितना घंटे का बात है, एक दिन का बात है, 29-30, कल तो ऑफ था, ठीक है, 2 दिन में, 2 दिन के अंदर देखो स्पिनिंग टॉप दोजी मार्केट को पॉजिटिवली नहीं लिया और इसको पूरा नीचे गिराया। तो मार्केट आपको मौका देता है, ये चीज आप देखो, मार्केट बोलता है। प्रॉब्लम यही है कि हम लोग, जैसे हम लोग धीरे धीरे भूल गए ना सर, जैसे पहले हम लोग हर एक बर्ड्स के साथ बात कर सकते थे, गाय के साथ बात कर सकते थे, काउस वगैरह के साथ, डॉग्स के साथ आज भी करते हैं, ठीक है, लेकिन पहले हर प्राणी के साथ इंसान बात कर सकता था। लेकिन ये सब हैबिट कारण, मतलब क्योंकि हम लोग जंगल का हैबिट छोड़ दिए, तो हमें अभी पता ही नहीं चलता कैसे क्या होता है। पहले तो कबूतर माने पायरा, है ना, पायरा को हम लोग कितना इजीली ट्रेंड कर सकते थे, आजकल वेरी फ्यू पर्सन ही कर सकता है। ये जो बाज ईगल जो है, ईगल को भी ट्रेंड किया जाता था, आज वेरी फ्यू पर्सन ही कर सकता है। सो कहीं ना कहीं मार्केट भी आपको बोलता है, अगर आप मार्केट के साथ रहोगे तो मार्केट का भाषा भी आप समझ लो। ठीक है सर, कोटक बैंक को ऑब्जर्व करो, कोटक में मौका बनेगा। सर कैसे बोल रहे हैं आप? हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, बनेगा, मौका बनेगा। जैसे HDFC बैंक में बोला था ना, वैसा ही यहाँ पर भी बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ अभी बहुत कॉन्फिडेंस में नहीं बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि HDFC बैंक का इश्यूज अलग था, इसका इश्यूज अलग है, तो थोड़ा ऑब्जर्व करना सर, ठीक है। HDFC बैंक का इश्यूज अलग था। अच्छा सर, तो कौन सा टॉपिक होगा सर? टॉपिक चलो देखते हैं, ऑप्शंस में क्लास है। अच्छा इधर देखो, निफ्टी में देखो सर, निफ्टी में कैंडल्स कैसे काम किया देखो। रिसेंटली मार्केट एक मूवमेंट देने के बाद हल्का रेक्टिफाई कर रहा है, थोड़ा थोड़ा, इसको रेक्टिफाई भी नहीं बोल सकते, इसको बोलते हैं एलियट वेव थ्योरी, इसके बारे में बहुत अच्छा बात करता है, मैं नेक्स्ट वीक बताऊंगा आप लोगों को। हाँ, बियरिश कहाँ है? यहाँ पर बियरिश, पहले तो बियरिश इंगल्फिंग बना था, पहले बियरिश इंगल्फिंग बना, फिर बाद में बुलिश इंगल्फिंग बना। देखो जब मार्केट, नहीं एक साथ चार नहीं देखते सर, कहने का मतलब है जब ये सिचुएशंस बना, ये ओवरऑल एक वेरी सिंगल पिन सिचुएशन है। ओवरऑल ये सेकंड कैंडल में वॉल्यूम तो बहुत हाई है कंपैरेटिवली प्रीवियस डे के हिसाब से, तो यहाँ पर आपको एक नेगेटिव दिखा, लेकिन उसके बाद ये वाला भी तो रेड है, तो इसमें पैटर्न 1 आपका बेयरिश है, और पैटर्न 2 उसको कंप्लीटली ढक लिया ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बुलिशनेस आया, और यहाँ पर आप ट्रेंड में बेयरिशनेस आया। तो यहाँ पर एक चल रहा है सर, अभी मार्केट ऐसा ही चलेगा। मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिरने वाला बात नहीं है, 22,500 को सपोर्ट मान के चल सकते हो आप, ऊपर माने 800 तो जाएगा, 8, लेकिन 800 जाते जाते स्ट्रगल करेगा, मैंने बहुत स्मूथली, हाँ 500 मान के चलो, ठीक है, 500 मान के चलो, लेकिन 800 जाते जाते इसको थोड़ा स्ट्रगल करने का हो सकता है, मैंने ऐसा नहीं कि एकदम स्मूथ राइड होगा इसका, क्योंकि करेंटली मार्केट एक्चुअल में होना चाहिए था 600 में, ठीक है, और मार्केट थोड़ा जरूरत से ज्यादा ओवरबॉट हो चुका है। और आप लोगों ने FII डेटा चेक करो, है ना, दोनों बाई किया है, मैं बोला था सर, बोला था, हुआ कि नहीं हुआ, इतना मुझे बताओ। लास्ट 2 दिन से बोल रहा हूँ कि FII सेल कर रहा है, लगातार 5 दिन FII सेल किया है, और लगातार 5 दिन सेल करने के बाद फिर परसों आई थिंक, है ना, परसों से बाई करना चालू किया, लास्ट दिन भी किया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वही इम्पैक्ट था जो मार्केट में मूवमेंट क्रिएट किया था। ठीक है सर, चलो टॉपिक में आ जाते हैं, मार्केट का दर्शन हो गया। सर क्या पढ़े? अच्छा मैंने आप लोगों को मोटा मोटी कॉल ऑप्शंस बाई का एक आइडिया, सेल का भी आइडिया दे दिया, कॉल सेल का भी आइडिया एक हो चुका है, देख लेते हैं, कोई टॉपिक छोटा तो नहीं, बेसिक्स लेवल में। हाँ मोटा मोटी ये सब कैलकुलेशंस आप लोग करना सीख गए है ना? नहीं ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन नहीं सीखा सर, ब्रेकडाउन भी हो गया, कॉल ऑप्शन पे ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ब्रेकडाउन बता दिया मैंने, ब्रेकडाउन बोले दिए, कॉल ऑप्शन सेलर पे ऑफ स्ट्रक्चर भी बता दिया था। স্যার हाँ बोलो सर। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল একটু উপরে যান। উপরে যাবো, আচ্ছা বল। আরেকটু হুম হ্যাঁ এই চারটার এখানে
আচ্ছা বল। আচ্ছা, এখানে আপনি বলেছিলেন প্রিমিয়াম যদি 2050-এর উপরে যায় তবেই প্রফিটটা হবে, তাই তো? প্রিমিয়াম যদি 2050 নয়, এটা তো স্ট্রাইক পয়েন্ট, প্রিমিয়াম হ্যাঁ, তো 6 টাকা 35 পয়সা। আচ্ছা আচ্ছা। তো এটা যদি 2050-এর উপরে যায় তাহলে প্রফিটটা হবে। তো মার্কেট চলছিল 2000 কততে যেন? মার্কেট ছিল 2026-এ। হ্যাঁ, তাহলে আমরা আশেপাশেরটা কেন নেব না? মানে কি আছে এমন যে জানে যে 50-এর উপরে গেলে প্রফিট হবে? তো আমি 2030-এরটা নিতে পারি, 40-এরটা নিতে পারি। তো জেনে শুনে কেন 50-এরটাই নিতে হবে? না না, অ্যাকচুয়ালি এখানে 50-এর স্ট্রাইকটা এরকম ব্যাপার না, তুই কিছু নিতে পারিস, ठीक है। হুম। मैंने 2050 में अभी पूछे जी तो क्वेश्चन का उसका, तुम्हारा सवाल ये है सर कि यहाँ पर मार्केट चल रहा था 2026 में, तो मैं 2050 का ही स्ट्राइक क्यों चूज करूं, है ना। तो सर आप लोगों को ना एक बेसिक चीज बताया, इसमें आप लोग मुझे थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि अभी तक ना मैंने आप लोगों को ना एटीएम आईटीएम ये सब नहीं बताया, ठीक है। जब तक आप लोगों को एटीएम आईटीएम ओटीएम का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तो ये 2050 चूज करना चाहिए कि 2000 चूज करना चाहिए कि 1900 चूज करना चाहिए, ये आपको थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको एक रफ बताया, रफली मैंने क्या, ये एक स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट बताया कि मार्केट 2026 में है, और अगर आप बुलिश हो मार्केट के बारे में कि अगर आप 2050 का स्ट्राइक चूज करते हो, सो इफ यू आर वेरी बुलिश अबाउट मार्केट कि मार्केट 2050 क्रॉस कर जाएगा, तो अगर आप 2050 का चूज करते हो तो आप प्रॉफिटेबल बनोगे। अब कोई बोलेगा सर हम 2030 भी ले सकते हैं, इस यस अगर अवेलेबल है तो 30 भी ले सकते हो, 40 भी ले सकते हो, लेकिन क्या लेना है नहीं लेना है इसके लिए ना और भी कॉन्सेप्ट बाकी है सर। नहीं यहाँ पर नहीं है, बट ऐसा थोड़ी है कि आपको कभी भी नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली मिलता है। यहाँ पर जैसे देखो ना, एक 50-50 के गैप में है, हाँ मोटा मोटी एक गैप देके होता है, 50-100 का एक गैप देके चलता है, ठीक है। तो वो जैसे मार्केट आपके सामने अवेलेबल रखेगा, आपको एक ओटीएम आईटीएम एटीएम ऑप्शंस देगा, उसमें नियर आईटीएम नियर ओटीएम नियर एटीएम सब रहता है, ठीक है, फार नियर बहुत कुछ रहता है। ये एक रफ कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि अगर 2050 लेते हो और अगर आप बुलिश हो तो फिर आपको कुछ फायदा होगा, ठीक है। और ब्रेक इवन में रहने के लिए भी क्या सिचुएशन है वो भी आप लोगों को मैं बताया था। और गो তুই নিতে অবশ্যই পারিস, মানে স্ট্রাইক চুজ कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन तुम्हारा बुलिशनेस का कॉन्सेप्ट फुलफिल हो रहा है कि नहीं ये देखना है, বুঝতে পারছিস অর্ক। বুলিশনেসের আচ্ছা। কনসেপ্টটা ফুলফিল হতে হবে, তুই স্ট্রাইক যা ইচ্ছা চুজ করতে পারিস, স্ট্রাইক চুজে কোনো প্রবলেম নেই, কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে এটাই কি আমার ডিরেকশনটা ফুলফিল হতে হবে, আমার ইন্ট্রিনসিক ভ্যালুর সাথে প্রিমিয়ামের যে কনসেপ্টটা সেটা ফুলফিল হতে হবে, তাহলে বাকি বাদ বাকি ছেড়ে দিয়ে আমি যা ইচ্ছা স্ট্রাইক নিই, ডাজন্ট ম্যাটার, আচ্ছা। ঠিক আছে। কিন্তু এবারে স্ট্রাইক সিলেকশন আরো ভালোভাবে শেখাবো আমি, এটাতে জাস্ট একটা আমি কল কিভাবে বাই করলে কি দাঁড়াতে পারে সেটা বলতে গিয়ে কটা কথা বলেছি, ठीक है। स्ट्राइक सिलेक्शन करने के पीछे और भी चीजें काम करता है, ठीक है। ऑप्शन, हाँ ऑप्शंस में इंट्राडे भी होता है, ऑप्शंस में आप पोजीशंस होल्ड करके एक्सपायरी तक रह सकते हो, आज खरीद के आज बेच लो, अपना टारगेट फुलफिल हो जाए तो। अगर मार्केट में लोग क्या करते हैं, प्रीमियम जैसे ही पॉजिटिव हो जाता है तो हाँ थोड़ा सा मतलब अगर आपको लगता है कि आपने जब खरीदा 6 टाका 35 पैसा, बाद में यही प्रीमियम मार्केट में चला गया मानो 10 टाका 35 पैसा, ठीक है। हाँ करता है, अगर किसी को ब्रोकरेज चार्जेस देके कुछ बचता है तो करेगा। अगर ब्रोकर का आप कैलकुलेशन तो करोगे ना कि आपका फायदा कितना है, ब्रोकर का चार्ज कितना है, तो अगर कुछ आता है तो करो, नहीं तो होल्ड करो एक्सपायरी तक, जब तक होल्ड कर सकते हो। ये प्रीमियम क्यों बढ़ता है प्रीमियम क्यों गिरता है सब बताएंगे, पहले ये बताओ मुझे कि अभी तक जितना आप लोगों के साथ मैंने डिस्कशन किया इतना तो क्लियर है ना सर। हाँ तो कॉल ऑप्शन सेलर का पे ऑफ ये था, सेलर का ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, मुझे याद है कि सेलर नॉर्मली लिमिटेड प्रॉफिट करता है ना, सेलर का प्रॉफिट लिमिटेड होता है, और सेलर जब लॉस करता है तो अनलिमिटेड लॉस में जा सकता है। ये जो ये वाला साइड है ना, हाँ उसका अनलिमिटेड प्रॉफिट था, लिमिटेड लॉस था कॉल ऑप्शन बायर का, लेकिन कॉल ऑप्शन सेलर के केस में क्या होता है, लिमिटेड लॉस होता है, सॉरी अनलिमिटेड लॉस होता है, लिमिटेड प्रॉफिट होता है। ये एक कॉल ऑप्शन सेलर का बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर, इसमें भी इम्प्रोवाइजेशन होता है बट ये बेसिक स्ट्रक्चर है।
अच्छा, मार्जिन के बारे में थोड़ा सा बोल देना चाहिए। थोड़ा बोल देते हैं सर, चलो मार्जिन नहीं तो फिर बाद में बोलेगा मार्जिन के बारे में आप लोग समझाएं मुझे। ठीक है, चलो। हाँ कर दो सर। सामने वाला ही कर दो, पीछे वाला रहता है। ए रुक जाओ। गौरव, এইদিকে পাখাটা বন্ধ করতো উপরে। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। देखो सर, हम लोग जब भी मार्केट में ट्रेड लेते हैं तो एक मार्जिन का इश्यूज आता है कि हमें कितना मार्जिन जमा करना चाहिए। इवन मार्जिन कैलकुलेटर भी मार्केट में अवेलेबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इस चीज के बारे में थोड़ा नॉलेज ले लो सर, क्योंकि अल्टीमेटली मार्जिन कैलकुलेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप। हाँ हाँ, एक्सपोजर मार्जिन, स्पैन मार्जिन फ्यूचर में दिखाया था, है ना। तो यहाँ पर भी बोल देते हैं सर, नहीं तो सिर्फ बोलोगे फ्यूचर में बताया, यहाँ पर नहीं बताया। ठीक है, तो ये किसी पे भी देख सकते हो आप जो भी ऐप यूज करते हो ना, ब्रोकिंग ऐप, उसके थ्रू से दिख सकता है। आप स्टॉक्स का भी होता है, ज़ीरोधा का भी होता है, ग्रो का भी होता है, सबका कैलकुलेटर है। तो वो कैलकुलेटर में दिखा देता है। और सबसे बड़ी बात, जब आप लोग यहाँ पर किसी ऑप्शंस को बाई करने जाओगे ना, सपोज निफ्टी बाई करने जाते हो, ठीक है, तो निफ्टी से फॉर एग्जांपल 22,600 को आप बाई करना चाहोगे, तो बाई करो सेल करो जो भी करो, यहाँ पर देखो तुमको एक चार्जेस मांगता है, और यहाँ पर देखो एक मार्जिन मांगता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, हाँ निफ्टी का लॉट साइज कम हो गया, पहले 50 था, अभी 25 कर दिया। ठीक है, हाँ हाँ, पहले 25 था, 15-16 में 25 था, जो हम लोग एग्जाम्पल्स में पढ़ते हैं। फिर से आ गया। ठीक है, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। हाँ एक्चुअली क्या है ना, इसके पीछे भी रीजंस है कि क्यों ऐसा कर रहा है गवर्नमेंट। कल तो एक गजब चीज हुआ, जैसे पहले ना कंपनी डिपॉजिट्स निकलता था तो कम से कम उसमें लाख 2 लाख 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था। अभी सेवी कंपनी बॉन्ड जिसको बोलते हैं, ठीक है, मैंने आप चाहो तो कंपनी के बॉन्ड में पैसा लगा सकते हो, जो स्टॉक मार्केट से तो जैसा तो रिटर्न नहीं देगा, लेकिन बैंक एफडी से ज्यादा रिटर्न देगा। बैंक एफडी अगर आपको 6% 7% देता है, तो वहां पर आपको 10%, 9.5%, 10.5% ऐसे रिटर्न मिलता है। तो वो वाला ऑप्शन पब्लिक के लिए काफी अच्छा है। तो कल एक सेवी का एक नोटिफिकेशन था, उसमें बोला कि 10,000 का भी बॉन्ड आ रहा है। हाँ, ठीक है, ये बहुत पहले करना चाहिए था, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स ना, वो 10 लाख नहीं डाल सकता, लेकिन 10,000 जरूर डाल सकता है। ठीक है। तो ये चीज बहुत अच्छा किया। अब ये मार्केट को समझना पड़ रहा है, मार्केट धीरे धीरे बहुत चेंज हो रहा है, क्योंकि पब्लिक भी एडुकेटेड हो रहा है, और गवर्नमेंट में ऑफिशियल्स में भी काफी एडुकेटेड लोग आ रहे हैं जो करंट मॉडर्न नीड को समझ रहे हैं। लीडरशिप का ही मैटर है सर, नहीं कर सकता सर, ठीक है, लेकिन 10,000 कर सकता है, और कंपनी के लिए भी सुविधा है। ठीक है, यही तो है कि ये मार्केट धीरे धीरे ना बहुत, माने माने बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो रहा है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो रहा है। और ये ग्रो का ऐप में एक एडवर्टाइजमेंट आता है ना, मार्केट सबका है बॉस। ठीक है, तो ये सच सच होने वाला है ये बात। ठीक है, मार्केट सच में सबका है। हाँ, अभी प्रॉब्लम यही है कि लोग ज्यादातर केस में यूट्यूब से इन्फ्लुएंस होके कर रहे हैं, लेकिन बात सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस से नहीं होना चाहिए, रियल एजुकेशन के थ्रू से होने से तब मार्केट एक एक्चुअली जगह में आएगा। ठीक है, मार्केट का जो सॉलिडिटी है वो नहीं है, वो सॉलिडिटी के लिए ओरिजिनल एजुकेशन चाहिए, एक पूरा कंप्लीट कोर्स स्ट्रक्चर की तरह। हाँ हाँ हाँ, तो वही उस समय आना चाहिए, 11 12 से पढ़ाना चाहिए। एग्जैक्टली, बेसिक क्लास 10 11 से ही पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। ठीक है, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ। अब देखो सर, यहाँ पर आपको एक मार्जिन दिखा रहा है ना, जैसे मानो 125 इसका प्रीमियम चल रहा है, और 25 क्वांटिटी चल रहा है, मैं भी ऑप्शंस का भी कॉल दूंगा। ठीक है, मैं अभी ऑप्शंस में हम लोग धीरे धीरे डेप्थ में आ रहे हैं ना, तो अभी मैं धीरे धीरे ऑप्शंस का भी कॉल आप लोगों को ग्रुप में शेयर करूंगा, ताकि आप लोग ऑप्शंस कॉल में भी, पता नहीं लाभ लॉस तो होता रहेगा, बट मैं दूंगा सर। ठीक है, कि क्या बाई करने से बेहतर हो सकता है, ठीक है, वो भी मैं धीरे धीरे स्टार्ट करूंगा। तो पॉइंट इज कि 125 टका का यहाँ पर आपको प्रीमियम मिल रहा है। ठीक है, तो 125 का प्रीमियम, 25 क्वांटिटी, अगर इंटू करोगे तो बहुत ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो लेकिन आपको बता रहे हैं मार्जिन है 2953 का। ठीक है, इसको अगर तुम सेलर साइड में पुट करो तो तुम्हारा मार्जिन मांग रहा है 65,110 टका का।
कहाँ 2953, कहाँ 65110। सो देयर इज अ ह्यूज गैप। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों है? क्योंकि वो सेलर का अनलिमिटेड रिस्क होता है ना, उस अनलिमिटेड रिस्क के कारण मैक्सिमम अमाउंट वो लोग ले लेता है। क्योंकि ब्रोकर अपने पॉकेट से, तो देखो प्रीमियम बढ़ गया तो मार्जिन भी बढ़ गया। देखो देखते देखते आपके सामने प्रीमियम बढ़ गया, 119 में था 124 में हो गया, 2 सेकंड में हुआ है बोलते बोलते। यानी जो भी इन्वेस्ट किया था और ये प्रीमियम अभी मार्केट में वो क्लोज करके निकला ना, तो वो फायदा करके निकल गया। जो भी 4% 5% हुआ उसका प्रॉफिट है। अब बात करते करते देखो कहाँ जाता है, फिर से कम हो गया, फिर से कम, ये चलता रहता है ऑप्शन मार्केट में इस तरह का। हाँ वो थोड़ा सा तो मार, देखो भाई टाइमिंग्स का एक खेल होता ही है। सपोज आप जब कर रहे हो 1 सेकेंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, मिली सेकेंड्स में खेल खेल देता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप सेकंड सेकंड में खेलो, आप एक ओवरऑल मार्केट ग्रोथ को सोचो कि मार्केट में आज पॉजिटिव मोमेंटम है कि नेगेटिव मोमेंटम है। आपके लिए सिर्फ एक ही चीज काम करता है, डायरेक्शन। सब समझ जाओगे, थोड़ा समय दो। अभी मैं मार्जिन समझा रहा हूँ, आप मार्जिन को थोड़ा समझो, ठीक है। क्योंकि मार्जिन एक्चुअली ट्रेडिंग के लिए जरूरी नहीं है। माने ट्रेड करने के साथ मार्जिन का लेना देना इतना है कि वो आपके पॉकेट से जाएगा। माने इसके साथ मार्केट का डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है डायरेक्टली। लेकिन आपके पॉकेट से तो अल्टीमेटली मार्जिन तो खर्चा करना पड़ेगा ना, तब जाके आप मार्केट में आ सकते हो। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है नोट ऑन मार्जिन के बारे में, क्या बोलता है कि मार्जिन क्यों लेता है। द बिग क्वेश्चन इज दैट कि व्हाई दे चार्ज मार्जिन, ठीक है। एंड मार्जिन होता क्या है? द रिस्क प्रोफाइल ऑफ बोथ द कॉल ऑप्शंस बायर एंड कॉल ऑप्शंस सेलर, ठीक है। कॉल ऑप्शंस बायर बियर्स नो रिस्क। एक्चुअली बायर के साइड से कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि एक ओवरऑल देखा जाए तो रिस्क इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो अपनी पॉकेट से पैसा देके खेलता है। और सेलर के केस में पॉकेट से पैसा निकलता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम अलग है। वो उसके नाम पे एक्चुअली प्रीमियम रिसीव होता है। माने जब एक बायर, जब भी एक डील होता है, एक साइड में बायर होता है, दूसरे साइड में सेलर होता है। आप अजय और वेनु का केस याद करो सर, आपको बहुत इजी होगा अंडरस्टैंड करना। जैसे अजय और वेनु का कॉन्सेप्ट था, मार्केट एग्जैक्टली सेम करता है। प्रॉब्लम, ठीक है, वो दिमाग में बिठा लो सर, ठीक है, वो दिमाग में बिठा लो। क्यों दिमाग में बिठाना जरूरी है? क्योंकि रियल लाइफ में जब हम लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, जैसे धोरनी जब ट्रेड करता है, उसको पता नहीं चलता कि धोरनी के साथ बायर साइड में कौन है या धोरनी के साथ सेलर साइड में कौन है। तो हम लोग इस चीज को ना प्रैक्टिकली फील नहीं कर पाते। द प्रॉब्लम इज दैट क्योंकि हमारे सामने कोई होता नहीं है, सारा चीज वर्चुअली होता है। तो ये चीज हम फील नहीं कर पाते कि भाई हो क्या रहा है, क्योंकि एक्सचेंज हमें जितना बताता है मैं करता रहता हूँ, और अल्टीमेटली एक सेटलमेंट करके कभी प्रॉफिट कभी लॉस चलता रहता है। लेकिन अजय वेनु वाला जो कॉन्सेप्ट था वो एक फिजिकल कॉन्सेप्ट था, और वो कॉन्सेप्ट आपको इजी समझ में आ रहा था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट वही बता रहा है कि थिंक अबाउट द रिस्क प्रोफाइल ऑफ बोथ कॉल ऑप्शंस बायर एंड कॉल ऑप्शन सेलर। तो अजय वेनु का केस अगर आपको याद है, तो अजय वेनु का केस में आप जस्ट इतना इमेजिन करो कि अजय जब ट्रेड ले रहा था या बाई कर रहा था, अजय अपने पॉकेट से प्रीमियम दिया था, किसको? वेनु को दिया था। 1 लाख टका अजय अपनी पॉकेट से दिया था। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो रिस्क प्रोफाइल ऑफ बोथ कॉल ऑप्शन बायर एंड कॉल ऑप्शन सेलर, और वेनु भी एक तरह से उससे 1 लाख टका अपने नाम पे क्रेडिट किया था। लेकिन ये सेटलमेंट अभी नहीं होगा, ये 6 महीने बाद सेटलमेंट होने वाला था। तो अभी ये 1 लाख किसको मिलेगा, 1 लाख किसको नहीं मिलेगा, वो तो 6 महीना बाद पता चलेगा। लेकिन पॉइंट इज दैट कि इस चीज का ये एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। इन सिंपल ये एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है कि मतलब अभी हम लोग डील में आ रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन तो 6 महीने बाद, स्टॉक मार्केट के केस में 1 वीक बाद या 1 मंथ बाद पता लगता है। बात समझ में आ रहा है सर? अब इसी चीज में रिस्क प्रोफाइल का मैटर है। कॉल ऑप्शंस बायर एक्चुअली कोई रिस्क बेयर नहीं करता, ही जस्ट हैज टू पे द रिक्वायर्ड प्रीमियम अमाउंट टू सेल टू द कॉल ऑप्शन सेलर। जो आपको सेल कर रहा है उसको आप प्रीमियम भरो। ठीक जैसे अजय वेनु के केस में 1 लाख टका जमा हुआ था, और अगर आप मार्केट में नॉर्मल में जब भी कुछ पे करने जाओगे आपसे बस प्रीमियम ही चार्ज करता है, against which he would buy the right to buy the underlying at a later point। तो एक बायर जब प्रीमियम पे करता है, बदले में उसको क्या मिलता है? राइट टू बाय मिलता है। क्योंकि मैं बायर हूं, क्योंकि मेरे पॉकेट से मैं प्रीमियम दे रहा हूं सेलर को, तो बाई करने का राइट सिर्फ मेरा है। अगर मैं बायर हूं क्योंकि मैं प्रीमियम पे कर रहा हूं, तो राइट टू बाई मेरे को मिलता है। ये एक्चुअली एक कॉन्ट्रैक्ट का एक कॉन्सेप्ट है। इसको आप कोई बोलेगा सर सेलर से भी तो पैसा लिया जाता है। सर सेलर से जो पैसा लिया जाता है वो प्रीमियम नहीं है, वो मार्जिन है। क्योंकि सेलर के अकाउंट से सेलर को तो प्रीमियम रिसीव होता है। बात समझा कर।
पैसा और प्रीमियम सेम चीज नहीं है। प्रीमियम पैसा का एक पार्ट है। नॉर्मली हम लोग मनी को प्रीमियम समझ लेते हैं, बट मनी और प्रीमियम सेम चीज नहीं है। हम किस चीज को प्रीमियम बोलता है वो चीज समझा करो, नेचर को समझा करो। जैसे मानो कि जैसे आपको मैं देखो, ऐसे शादी ब्याह में रोका होता है ना, आशीर्वादी रे बाबा, ठीक है, एक प्रीमियम जमा करके अंगूठी पहना के, ठीक है, शादी को रोक लिया जाता है। वो अलग बात है कि कैंसिल कोई भी पार्टी कर सकता है, लेकिन पुराने समय में अगर मैं थोड़ा सा ओल्ड फैशन वाला बात करूं, मेल डोमिनेटेड समाज है हमारे देश का, है ना, और मेल डोमिनेशन में नॉर्मली लड़का लोग लड़कियों को देखने जाता था और फिर लड़कियों को रोक लेता था। पंजाबी साइड में बोलते हैं ना उर्दू में, ठीक है, रोका कर लिया। रोका माने वो लड़की बुक हो गया, उसका शादी और कहीं नहीं होगा। ऐसे नहीं, आज भी इस तरह का कॉन्सेप्ट बहुत सारा समाज में चलता है ना। ये जो रोका तुम कर लिया, ये जो राइट टू रोका, ठीक है, कि उसका शादी नहीं होगा। अब जब तक लड़का वाला अगर ना नहीं करता तो वो लड़की का शादी उसी लड़का से होगा। सर लड़की का भी तो कुछ राइट होता है सर, आज के डेट में तो सब कुछ है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक सर्टेन टाइम पे, जब जिस टाइम पे लड़की लोगों का कोई राइट वगैरह देखा नहीं जाता, ठीक है, स्पेशली लड़की का माँ बाप भी राइट नहीं देता था लड़की को। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है। हम लोग मेल डोमिनेशन बोलते हैं, बट डोमिनेशन तो फीमेल वाला ही हो जाता है कि लड़की का सबसे बड़ा एनिमी उसका माँ ही बन जाता है ना। चलो अलग बात है, सामाजिक मैटर में घुस रहे हैं, नहीं घुसना है। कहने का मतलब है कि वो जो प्रीमियम देके राइट लेना, ठीक है, अंगूठी पहना के राइट लेना, यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट इज काइंड ऑफ दैट कि अगर मैं बायर हूं, ठीक है, अगर मैं बायर हूं तो मेरे को राइट टू बाय मिलता है। सेलर भी पेमेंट करता है ब्रोकर में, ब्रोकरेज को, लेकिन वो राइट टू बाय जनरेट नहीं होता हूँ, या राइट टू सेल भी जनरेट नहीं होता। ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर। अब आगे देखो मैं समझाता हूँ। सो नाउ वी नो हिज रिस्क, उसका रिस्क क्या है, मैक्सिमम लॉस, है ना। मैक्सिमम लॉस क्या है, रेस्ट्रिक्टेड टू द प्रीमियम ही हैज ऑलरेडी पेड। जितना प्रीमियम एक बायर पे करता है उतना ही मैक्सिमम लॉस उसको झेलना पड़ता है, जो हम लोग कैलकुलेशन करके भी देख लिया। इवन रियल लाइफ में भी आप करने जाओगे तो आपको पता है यही होता है। However, when you think about the risk profile of call option seller, we know that he bears an unlimited risk। और इसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे सर। ये डिस्कशन डिटेल्स में हुआ था कि कॉल ऑप्शन सेलर का अनलिमिटेड रिस्क क्यों होता है, उन्हें पढ़ सकते हो। So his potential loss can increase as and when the spot price moves above the strike price। पोटेंशियल लॉस उसका इंक्रीज कब करता है, जब जब स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से भी ज्यादा हो जाता है। क्योंकि एक कॉल ऑप्शन सेलर तो नेगेटिव माइंड के साथ सेल किया है। वो तो चाहता था कि चीजों का दाम गिरेगा या फिर सेम रहेगा, लेकिन अगर वो बढ़ जाता है तो सेलर को तो लॉस है। पॉइंट इज हियर, जब कॉल ऑप्शन सेलर लास्ट दिन देखो, ये देखो ये ग्राफ, ठीक है, जब तक मार्केट स्थिर है, जब तक मार्केट स्थिर है, मैंने जहां मार्केट था मार्केट वहीं रह गया, ठीक है। मैंने अगर आपने 2050 में लिया था, 2050 में रह जाए या 2050 से नीचे चला जाए तो आपको लिमिटेड प्रॉफिट मिलेगा। सिंपल बात है, लिमिटेड प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर 2050, दैट इज योर स्ट्राइक, ओके, आपका स्ट्राइक ये है, और ये 2050 से जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट में आप थोड़ा बहुत बच के रह सकते हो। मैंने 2050 से 56 के बीच में, तो मतलब उसमें ब्रेक इवन हो जाएगा आपका 2055 अप्रोक्स में। लेकिन 2056 में आपका कुछ भी नहीं रहेगा, जीरो हो जाएगा। और 2056 के बाद से जितना मार्केट ऊपर जाएगा, जितना मार्केट एक्चुअली मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन सेलर का लॉस होते जाएगा। समझ में आ रहा है सर? हाँ, मार्केट बढ़ेगा तो सेलर का लॉस है। ठीक जैसे अगर रास्ता बनता तो भेनु का लॉस ही है, रास्ता ना बनने पे ही भेनु का फायदा है। याद है ना वो रोड वाला एग्जांपल, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर फिर the risk profile of call option seller, we know that he bears an unlimited complete। इतना फास्ट, कितना मार्क्स का क्वेश्चन था? अरे सुपर हीरो बन गया, ठीक है, तब किया। So whenever you think about the risk profile of a call option seller, we know that he bears an unlimited risk। His potential loss can increase as and when the spot price moves above the strike price।
स्पॉट मार्केट अगर स्ट्राइक जो तुमने चूज किया उससे ज्यादा होता है तो सेलर का लॉस होना चालू हो जाता है। ये चीज एकदम दिमाग में घुसा लो, ठीक है। हैविंग सेड दिस, थिंक अबाउट द स्टॉक एक्सचेंज। अब यही बात स्टॉक एक्सचेंज में सोचो, हाउ कैन दे मैनेज द रिस्क एक्सपोजर। अब आप 2 मिनट के लिए आप सोचो कि आप एनएससी में काम करते हो या फिर एनएससी आपका है या फिर बीएससी आपका है, आपको पता तो बीएससी ट्रांजैक्शन चार्जेस बढ़ा रहा है, कल का खबर है, ठीक है। बीएससी इसमें तो एक तो ये देखो, बीएससी हाइस ट्रांजैक्शन चार्जेस फॉर सेंसेक्स एंड पैनकेक्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, कल का ही खबर है, जान लो, रिसेंट अपडेट है। Charges by 24% to 32% across different turnover brackets. Stock market operator Bombay Stock Exchange on Tuesday announced that it will raise transaction charges for its two leading option contract like Sensex and BankX index starting May 13. BSE has decided to raise charge by 24 to 32%. BSE anticipates the security, हाँ बिजनेस का मैटर है, बीएससी खुद बिजनेस भी तो करता है, ये बीएससी का बिजनेस है, ठीक है। टोटल डिमांड टू अमाउंट 1.65 बिलियन, ठीक है। बाकी खबर बाद में पढ़ा, बीएससी चार्टा ज्यादातर एनएससी में करते हैं, बीएससी लिस्टेड भी है, बीएससी हाँ भेजा था तो, ठीक है। बीएससी खुद एक स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी भी है, यानी बीएससी में लोग लिस्टेड करता है अपना शेयर को, और बीएससी खुद भी एक्सचेंज में लिस्टेड है, ठीक है। ये देखो, ये खुद अपने अपने पास भी लिस्टेड है, एनएससी में भी लिस्टेड है। हाँ सर, ये इसका मेनली जितना मार्केट में कंपनी आता है उतना इसका प्रॉफिट है, मैंने जितना वही तो, एक तो रेगुलेटरी इस रिस्क आया, सेबी ने इसके ऊपर काफी सारा पेनल्टी ठोका रिसेंट, चार्जेस बढ़ाया वो सब चीजों के लिए। चलो इसके बारे में बाद में बात करता हूँ, अभी एक अलग चर्चा हो जाएगा, इसलिए मैं रोक दिया अपने। तो ठीक है, देखो तो बोलते हैं, when you think about risk profile of a call option seller, we know that bears unlimited risk, his potential loss can increase as and when the spot price moves above the strike price. Having said this, think about stock exchange. How can they manage the risk exposure of an option seller in the backdrop of an unlimited loss potential? अब देखिए, ऑप्शन सेलर अनलिमिटेड लॉस में जा सकता है, तो अब अगर वो अनलिमिटेड लॉस में जा सकता है तो उसका अनलिमिटेड लॉस एक एक्सचेंज कैसे झेलेगा, चाहे बीएससी हो या एनएससी, उसको तो झेलना पड़ेगा ना। आप लॉस खाओगे तो क्या वो अपने पॉकेट से लॉस को झेलेगा? दैट इज नॉट पॉसिबल। सो व्हाट इफ द लॉस बिकम्स सो ह्यूज दैट द ऑप्शन सेलर डिसाइड टू डिफॉल्ट, और ऑप्शन सेलर डिफॉल्ट हो जाता है उसका, अपने वो पेमेंट ही नहीं कर पाता। ऐसे सिनेरियो में क्लियरली द स्टॉक एक्सचेंज कैन नॉट अफोर्ड टू परमिट ए डेरिवेटिव पार्टिसिपेंट टू कैरी सच अ ह्यूज डिफॉल्ट रिस्क। So hence it is mandatory for the option seller to park some money as margin, and the margin charged for option seller is similar to margin requirement for a future contract. जितना कि एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में चार्ज किया जाता है, जो आप लोग जिनमें जो लोग फ्यूचर क्लास किए हो, सिमिलर काइंड ऑफ चार्ज एक ऑप्शन सेलर से किया जाता है। तभी ये जहां 3,000 का ऑप्शन बाय में लगता है, वहां पर ऑप्शन सेल में 60,000 लग जा रहा है निफ्टी में, अभी तो देखा आप लोगों ने, ठीक है। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स भी दिया गया, बट आप चाहो तो इसको कोई भी ऑप्शन कैलकुलेटर में जाके चेक कर सकते हो। ये बीच बीच में रिकॉर्डिंग का मैसेज आ गया ना, बहुत दिक्कत है। ये देखो, यहाँ पर जाके ना आप ऐसे चेक कर सकते हैं, इसमें 2 तरह का मार्जिन रहता है। ये एनएफओ है, ठीक है, आप एनएफओ ही चूज करो, बाकी दूसरा एक्शन है फ्यूचर एंड ऑप्शन है बेसिकली। इसमें फ्यूचर की जगह आप ऑप्शन चूज करो, और यहाँ पर सिंबल की जगह आप अपनी मर्जी का कोई भी शेयर ले लो, ठीक है। यहाँ पर सब शेयर का दाम एकदम डिटेल्स में दिया हुआ है, अब उस हिसाब से ले लो। निफ्टी भी यहाँ पर लिख सकते हो, बैंक निफ्टी, फिंक्स निफ्टी, देख रहे हैं ना सर, इस तरह से आप निफ्टी भी देख सकते हो। सपोज बैंक निफ्टी क्या लेना है, ऑप्शन टाइप में मानो कॉल लेना है आपको, स्ट्राइक प्राइस आपको यहाँ पर प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। कितना चल रहा है बैंक निफ्टी में? 40 47।
सपोज मैंने 47,000 एक जस्ट हाँ 49 अच्छा ठीक है આમ কি બોલે છે কিছু চলছে 47 দিয়ে করতেই পারি 15 क्वांटिटी लॉट साइज बता दिया आप इसको ऐड करो जैसे आप ऐड करोगे इसे नीचे 49 इधर टोटल यहाँ पर दिखाता है इस पॉइंट पे स्पैन मार्जिन एक्सपोजर मार्जिन ना अलग करके दिखाता है ठीक है स्टॉक बजाज কত দেবো नौ हजार ये देखो आरती इंडस्ट्रीज में दिया था या आरती इंडस्ट्रीज ले लिया ठीक है समझने के लिए अभी देख लो सर ये देखो आरती इंडस्ट्रीज में चाहिए फ्यूचर दिखा रहा है ऑप्शंस के केस में ऑल ऑप्शंस में आपको एक अमाउंट पुट करना पड़ेगा हाँ बजाज कत बोल ली 9,000 जैसे कभी कभी ये काम भी नहीं करता है तो ऐप के अंदर तो काम कर जाता है बट ये अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखा रहा हूँ हाँ दिखाया ये देखो ये देखो बजाज ऑटो में कॉल स्ट्राइक प्राइस 9,000 नेट क्वांटिटी 75 लॉट साइज है और आपने जैसे ही ऐड किया आपको यहाँ पर एक मार्जिन दिखा रहा है ये ठीक है ये कॉल साइड के लिए था ठीक है अब यहाँ पर ये ऑप्शंस था इसमें आपको एक स्पैन मार्जिन मांग रहा है एक एक्सपोजर मांग रहा है और एक आपको टोटल मार्जिन मतलब स्पैन और एक्सपोजर मिला के एक्चुअली टोटल होता है जब भी मार्जिन मांगता है उसमें स्पैन भी होता है एक्सपोजर भी होता है एक्सपोजर एक्चुअली क्यों दिया जाता है रिस्क के कारण वही चीज मैं आपको 2 मिनट थोड़ा समझा देता हूँ कि ये एक्सपोजर मार्जिन क्यों आता है ठीक है इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं जानकारी दे देता हूँ सबका हो गया ये देखो सिमिलरली यहाँ पर भी दिया है आप यहाँ पर प्रोडक्ट चूज करके मार्जिन चूज कर सकते हो मैंने चूज नहीं कर सकते जो दिखाएगा वो आपको पे करना पड़ेगा क्वेश्चन ये उठता है सर ये जो कभी एक्सपोजर मतलब एक्सपोजर और स्पैन दो तरह का मार्जिन क्यों मांगता है ठीक है इसी के बारे में थोड़ा सा मुझे एक्चुअली आपको बताना चाहिए The stock exchange cannot afford to permit derivative participant to carry such a huge default risk. यानी आप डिफॉल्ट करोगे वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता जैसे कि यहाँ पर एक स्नैपशॉट था जीरोधा से ही बजाज ऑटो का अच्छा बजाज ऑटो का ही किया था ये 30 अप्रैल का था ठीक है 2015 का डेटा था जिसमें मार्जिन दिखा रहा था कितना 31,762 का ठीक है ओवरऑल और स्पैन मार्जिन दिखा रहा था 36,000 ये क्या लिया गया था बजाज में ही लिया गया था स्ट्राइक प्राइस था 2050 का 30 हाँ मैंने स्पैन और एक्सपोजर मिलिए स्पैन ছিল 24,000 और एक्सपोजर ছিল 12,000 और टोटल হচ্ছে 36,000 अब इसमें margin requirements are what this is somewhat similar in both the cases options writing and trading futures of course there is a small differences as we deal with at the later stage for now I just want to note that option selling requires margins similar to future trading and the margin amount is roughly the same माने फ्यूचर सेल करने में जितना लग जाता है या बाई करने में जितना लग जाता है ऑप्शन सेल करने में ऑलमोस्ट सेम लग जाता है लेकिन ऑप्शन बाई में इतना मार्जिन आपसे चार्ज नहीं करता इसलिए ज्यादातर लोग बाई में जाता है क्योंकि उसमें सस्ता पड़ता है सेल करने के लिए कम इसलिए जाता है क्योंकि महंगा पड़ता है ठीक है और उसका मेन रीजन है अनलिमिटेड रिस्क सेलर साइड का तो आई होप इतना आपने समझा कि आपका एक चार्जेस होता है अब इसमें स्पैन मार्जिन माने बेसिक मार्जिन और एक्सपोजर माने मार्केट फ्लक्चुएशंस पे जो रिस्क अमाउंट बढ़ता है ना उसके लिए
सपोज बाद में आपको कॉल करेगा, नॉर्मली बहुत सारे ट्रेडिशनल ब्रोकिंग हाउस ऐसे भी चलता है कि आपको कॉल करके बोलते हैं कि आपका मार्जिन अभी कम पड़ रहा है, हम लोग सेटलमेंट नहीं कर सकते जब तक आप मार्जिन नहीं दोगे, आपका जो अमाउंट था वो तो हम लोग काटेंगे, लेकिन उल्टा नेक्स्ट टाइम आप अगर आप कभी ट्रेड नहीं कर पाओ, ठीक है, तो इसलिए वो आपसे अलग करके कॉल करके मांगता है। ट्रेडिशनल ब्रोकिंग हाउस अभी भी ऐसे सिस्टम कोई कोई फॉलो करता है, वो कॉल करके आपसे पैसा मांगेगा कि आपका मार्जिन कम हो रहा है। इसीलिए आजकल का ट्रेडिंग सिस्टम आपको डायरेक्टली बोल देता है कि एक्सपोजर मार्जिन ले लो। एक्सपोजर का मतलब क्या, कि कितना रिस्क और ज्यादा हो सकता है, वो पहले से ही एक कैलकुलेट करके चलता है। कभी कभी वो भी फेलियर हो जाता है, अगर मार्केट बहुत ज्यादा इधर उधर हो तो फिर आपको अगेन वो आपको मैसेज करता है कि आपका मार्जिन कम पड़ रहा है, आपको देना पड़ेगा, क्यों मार्केट है। अब ये तो एक्सचेंज को भी नहीं पता कि मार्केट कैसे बिहेव करेगा। क्या एक्सचेंज जानता है मार्केट कैसे बिहेव करेगा? एक्सचेंज तो बस मीडिएटर का काम करता है, उसको क्या पता कि मार्केट एग्जैक्टली क्या बिहेव करेगा, मार्केट में पार्टिसिपेंट्स क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो उनको क्या पता। बात समझ में आ रहा है सर? लेकिन वो अपने पॉकेट से लेके तो आपको हेल्प नहीं करेगा। कभी कभी बड़े बड़े केस में जब करोड़ों का ट्रेडिंग चलता है ना, तो वो लोग कर देता है अपने से, तब बाद में वो ले लेता है क्योंकि उनका पोर्टफोलियो इनके पास ही रहता है ना, सो कर लेता है। वो डिफरेंट केसेस में होता है, बट हम लोग जैसे छोटे छोटे ट्रेडर के केस में ये सब काम नहीं करता। तो इतना देर से हम लोग जो जो टॉपिक पढ़े हैं, अगर उसका मैं एक सिंपल आपको एक ओवरव्यू दूं, तो लास्ट 4 चैप्टर ऑलरेडी हो गया सर, जिसमें हम लोग ये पढ़ लिए सर, ऑप्शंस बाइंग एंड सेलिंग क्या होता है। अनलाइक अदर टॉपिक्स इन फिनेंस, ऑप्शंस आर लिटिल हेवी ड्यूटी। फाइनेंस में बहुत टॉपिक होता है, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, इवन सीए फाइनल में, सीएफए फाइनल का पढ़ाई में, ठीक है, ये ऑप्शंस को लेके लोग माथा खराब कर लेता है। क्यों? क्योंकि इतना वास्ट और इतना कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है कि लोग समझना चाहता है, लेकिन इंटरेस्ट ना होने से वो समझ नहीं पाता, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप लोगों में से बहुत लोग तो बैकग्राउंड के भी नहीं हो, मतलब नॉट लाइक फ्रॉम सीए बैकग्राउंड और एटसेट्रा, लेकिन फिर भी आप समझने का इसलिए कोशिश कर रहे हो क्योंकि आपको मार्केट में इंटरेस्ट है, रोकड़ा है, ठीक है, तो उस रोकड़े के पीछे आप भाग रहे हो और इसलिए सीखना चाहते हो। इट्स रियली हैवी ड्यूटी। फाइनेंस का सबसे क्रिटिकल टॉपिक माना जाता है। मतलब हम लोग तो फाइनेंस बैकग्राउंड के ही हैं, हम लोग का जब हम लोग से पढ़ाई करते थे शुरू शुरू में ना बहुत हाइप था, डेरिवेटिव डेरिवेटिव सुन के ही ना आधा से ज्यादा लोग ऐसे ही सेंसलेस हो जाते। मजाक नहीं कर रहे, सीरियसली। और कोलकाता में तो टीचर भी बहुत कम मिलता है जो आपको ये सब चीज एकदम डिटेल्स में समझा दे। रट्टू तोता मैंने थ्योरी दे देगा पढ़ लो, ऐसा तो नहीं होगा ना, समझाना पड़ेगा कि रियल मार्केट कैसे काम करता है, किस तरह से होता है। और उसके ऊपर तो ये तो फिर भी आप लोगों को मैं सिर्फ सिर्फ वर्किंग चीज बताऊंगा, इसके पीछे बहुत रिसर्चिंग भी होता है जो फाइनल लेवल में पढ़ाई करना पड़ता है। चलो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बेसिकली कहने का मतलब इतना था कि बाकी जितना टॉपिक है उसमें से फाइनेंस में ये हेवी ड्यूटी टॉपिक माना जाता है। तो यहाँ पर कॉन्सोलिडेटेड और लर्निंग एट एवरी अपॉर्चुनिटी एंड देन प्रोसीड फर्दर। की थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर विद रिस्पेक्ट टू बाइंग एंड सेलिंग। तो चलो की क्या की मैटर्स आप लोगों ने अभी तक देखा और इसको दिमाग में रखते हुए चलना है। सिंपल पॉइंट याद रखना है सर, यू बाई द कॉल ऑप्शंस ओनली व्हेन यू आर बुलिश अबाउट अंडरलाइंग एसेट। जब आप कोई स्टॉक के बारे में बुलिश हो, सिंपल, ये बुलिशनेस स्पॉट मार्केट में जैसे बुलिश होता है उसी को बोलते हैं। जैसे रिसेंटली आप लोग एचडीएफसी बैंक में बुलिश हुआ तो आपने एचडीएफसी बैंक में कर सकते थे अगर आपके टाइम पीरियड के अंदर है। जैसे कोटक बैंक में मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक मौका बन रहा है, अभी तक प्रॉपर मौका नहीं दिख रहा है, जैसे देखो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक हरामी बन रहा है आवरली चार्ट में। अभी सामने है तो इसलिए बता रहा हूँ आपको कि हो सकता है कि एक हरामी बना दे, ठीक है। अच्छा, द पॉइंट इज दैट कि आप तभी मार्केट में आओ जब आप स्टॉक के बारे में या इंडेक्स के बारे में बुलिश हो, तभी आपको कॉल ऑप्शंस बाय करना चाहिए। बाइंग ए कॉल ऑप्शन इज आल्सो रिफर्ड टू एज लॉन्ग ऑन ए कॉल ऑप्शंस और सिंपली लॉन्ग कॉल। व्हेन जब तुम ऑप्शंस बाय करते हो तो इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग ऑप्शंस या लॉन्ग कॉल। टू बाय ए कॉल ऑप्शंस यू नीड टू पे अ प्रीमियम, और ये प्रीमियम एक्चुअली आपसे लेके किसको दिया जाता है, सेलर को। एक्सचेंज का काम सिर्फ इतना होता है कि बायर से लो और सेलर के अकाउंट में मेंटेन करो। सर अगर बाद में मानो कि बायर को ही मिलने वाला है तो सेलर का एडजस्ट कर लेगा, उसके लिए हम लोग मनीनेस पढ़ाएंगे सर, ठीक है। इसको बोलते हैं M2M, ठीक है, M2M, मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट डेली बेसिस का प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्ट करता है। एक्चुअली बायर से लेके सेलर को ही दिया जाता है और डेली बेसिस पे मार्केट फ्लक्चुएट होता है, उस फ्लक्चुएशंस पे डेली बेसिस में ऑप्शन सेलर का
क्या मिलेगा, ऑप्शंस बायर का कितना मिलेगा, वो डेली मार्क टू मार्केट कैलकुलेट करता है, वो भी मैं आपको आगे आगे कैलकुलेशन दिखाऊंगा। तो बाय ए कॉल ऑप्शंस यू नीड टू पे प्रीमियम टू द ऑप्शंस राइटर. Call options buyer has limited risk and then potential make an unlimited profit. Break-even point is the point at which the call options buyer neither makes money nor experience a loss. ये कहाँ होता है, आप लोगों को ऑलरेडी एग्जांपल के थ्रू से बहुत सारा बताया. पीएल में क्या होता है, स्पॉट माइनस स्ट्राइक करो, आपको इंट्रिंसिक मिलेगा, वहां से प्रीमियम पेड को माइनस करो, तो आपको पीएल पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है. अगर इंट्रिंसिक नेगेटिव हो गया तो फिर गया, ठीक है. अगर इंट्रिंसिक पॉजिटिव है तो आपको कुछ मिलेगा. ब्रेक इवन पॉइंट कैसे मिलता है, जो आप स्ट्राइक चूज करोगे और जितना प्रीमियम पे करोगे, जब वो इक्वल लेवल में आ जाएगा वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है. और अगर कमाना ज्यादा है तो स्ट्राइक से तो वो ज्यादा होना पड़ेगा, तब जाके हाँ वो क्रॉस करना पड़ेगा. स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम पेड का अमाउंट क्रॉस करेगा तो ही जाके आप प्रॉफिटेबल सिनारियो में रहो, अदरवाइज आप ब्रेक इवन में रहो. ठीक है, तो ये हो गया बायर साइड का. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बस इतना सा ये सब नोट करके ना रख लेना कि एज ए ऑप्शंस बायर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है. ये बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये अपने एक नॉर्मल नोट्स में कॉपी करके प्लीज रख लीजिएगा. फिर यूज करते करते आदत हो जाएगा. लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो, ठीक है, उनके लिए बता रहा हूँ. जो लोग फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, ठीक है, मैं उसके लिए बता रहा हूँ. जो बहुत कुछ जानते हैं मैं उनको और क्या बताऊं. अच्छा, विद रेस्पेक्ट टू ऑप्शन सेलिंग, अब बात होता है सर ऑप्शन सेलर का. ऑप्शन सेलर कब बनना चाहिए, समरी क्या है. You can sell call options only when you believe that upon expiry the underlying asset will not increase beyond the strike price. आप जो स्ट्राइक चूज कर रहे हो, आपका जो अंडरलाइन है वो स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस नहीं करेगा. अपॉन एक्सपायरी द अंडरलाइंग एसेट, माने तुम मानो रिलायंस का शेयर चूज किए हो, ठीक है, रिलायंस का ऑप्शन चूज किए हो, और रिलायंस का जो स्ट्राइक तुमने चूज किया वो स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस नहीं करेगा, माने आपका स्ट्राइक प्राइस से नीचे ही रह जाएगा. सिंपल है, मार्केट फ्लैट रहेगा या तो नीचे आएगा तभी ना लेना है. जैसे बजाज ऑटो का एग्जांपल भूल गए सर, 2050 के नीचे जाएगा तो फायदा, 2050 में रहेगा तो भी फायदा, लेकिन 2050 को क्रॉस करेगा अंडरलाइन तो मुश्किल. दैट मींस व्हेन यू आर बेयरिश अबाउट मार्केट, आप कॉल ऑप्शन सेलर हो. इसके लिए आपको वो फॉर्म बने, बेसिकली देखो बिलीफ सिस्टम जैसे हम लोग टेक्निकल क्लास में सीखते हैं कि सर क्या लगता है इस पॉइंट से मार्केट बढ़ेगा कि गिरेगा, यही हम लोगों का रोज का टेक्निकल क्लास का बेसिक एक आइडिया होता है ना, कि जिस पॉइंट से आपको लगता है कि मार्केट बढ़ेगा या जिस पॉइंट से आपको लगता है मार्केट गिरेगा, सेम टाइम पे ही आपको ऑप्शंस बाई या ऑप्शन सेल के बारे में सोचना पड़ता है. मैंने इन सिंपल मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि नॉर्मल स्पॉट मार्केट का जो आइडिया है वही आइडिया से ही आपका ऑप्शन मार्केट भी चलता है. आइडिया सेम. स्पॉट मार्केट में क्या करते हो, जब सस्ता होता है बाई करते हो और जब एक्सपेंसिव होता है सेल करते हो. उस मार्केट में भी तुम एक चीज करते हो, अगर मार्केट महंगा चल रहा है तो पहले सेल करते हो बाद में बाई करते हो, जिसको हम लोग शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं. अब इसी चीज का और इम्प्रोवाइज्ड यूज, जब तुम्हें लगेगा कि मार्केट में मौका है, बाइंग कॉन्सेप्ट है, बुलिशनेस है, कॉल बाई करो. जब तुम्हें लगेगा कि नहीं मार्केट में बाइंग नहीं है, लॉन्ग नहीं है, मार्केट गिरने वाला है, बियरिश मारुकुजु बना है, बियरिश इंगल्फिंग बना है ना, तो आप कॉल को सेल करो. कॉन्सेप्ट वही, सिंप्लीफाई करो सर, तो इसको एकदम सिंप्लीफाई करो. इसमें बहुत ज्यादा माथा खराब करने वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये अलग एसेट हो जाता है इसलिए लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं. एसेट इसलिए अलग हो जाते हैं क्योंकि ये एक अलग टाइप, एक फाइनेंशियल एसेट हो गया ना, नॉर्मल स्टॉक मार्केट की तरह ही है, लेकिन उसी स्पॉट मार्केट को यूज करके इसको अलग से बनाया गया. दिस इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल, एक क्या बोलेंगे, मॉडलिंग. ठीक है, ये आपके लिए एक मॉडल बनाया गया, आप इस मॉडल को फॉलो करो. तो यू सेल ए कॉल ऑप्शंस व्हेन यू बिलीव दैट अंडर एक्सपायरी में क्या होगा कि आपका एसेट का प्राइस स्ट्राइक प्राइस से नीचे जाएगा या फिर फ्लैट रहेगा. सेलिंग ए कॉल ऑप्शन इज आल्सो कॉल्ड शॉर्टिंग ए कॉल ऑप्शन और सिंपली शॉर्ट कॉल. व्हेन यू सेल ए कॉल ऑप्शंस आप प्रीमियम रिसीव करते हो, और ये प्रीमियम रिसीव कहां से किया जाता है, जिनके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है. सर किसके साथ होता है, बायर के साथ. लेकिन कौन है बायर ये नहीं पता. इसके लिए कौन है, एक्सचेंज. बीएसई है, एनएसई है, आप जिसके थ्रू से करोगे स्पेशली एनएसई, ठीक है, वही देख लेगा.
बायर के साथ सेलर को मीट कराना, सेलर के साथ बायर को मीट कराना। अब ये ए है कि बी है कि सी है कि डी है, ये आपका सोचने वाला जरूरत नहीं है, आपको सोचने का जरूरत नहीं है। द प्रॉफिट ऑफ एन ऑप्शन सेलर इज रेस्ट्रिक्टेड द प्रीमियम रिसीव्स, जो आपको मैं पहले ही बोला कि ऑप्शन सेलर उतना ही कमा सकता है जितना प्रीमियम वो रिसीव करेगा। जैसे 6.35 का केस में 6.35 अगर मार्केट फ्लैट रह जाता है या नीचे गिरता है तो 6.35 उसका फिक्स है। However, his loss is potentially unlimited, अगर उल्टा चला गया तो अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। हाँ सेलर सेलर 60,000 में जितना लॉस होगा उतना काटते जाएगा। पर सर शेयर का तो एक प्रॉफिटेबिलिटी होता है ना, पर इतना नीचे जाता है। हाँ जाएगा, लेकिन आप जिस दिन उसको एक्सपायर, या तो आप उसको होल्ड करते हो अप टू एक्सपायरी या एक्सपायरी से 2-3 दिन पहले तक, स्क्वायर ऑफ दिन में। अगर आप पूरा पोजीशन होल्ड करते हो तो आपका एक सिचुएशन बनेगा, और अगर मानो कि आप बीच में निकल जाते हो तो उसमें तो प्रीमियम का जस्ट जो भी डिफरेंस होगा उसके साथ कैलकुलेशन। सपोज तुमने उसमें क्या होगा कि तुम्हारा जो भी, तुम मानो बीच में सेलर, ऐसे देखो सेलर तो चेंज नहीं कर सकता, मैंने बेसिकली सेलर अपना पोजीशन पर ट्रांसफर कर सकता है, सेलर बना था वो बायर बन सकता है, लेकिन ऐसे हालत में सेलर अपना पोजीशन को ट्रांसफर जब करेगा तो उसका जो भी मार्जिन अमाउंट, सपोज वो 60,000 जमा करके खेल रहा है, ठीक है, अब जब वो उसका मार्केट अगर मानो वो क्लोज करके निकलना चाहता है इन द मीन टाइम, तो ऐसे हालत में ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम पे अभी तक का जो हिसाब हुआ है मार्केट अप डाउन में, ठीक है, अभी तक का जो हिसाब हुआ है प्रीमियम का जो भी अप डाउन हुआ है, जितना वो रिसीव किया था उसका जो चेंजेस हुआ है, उस चेंजेस के हिसाब से अगर मानिए कि उसका 30,000 का लॉस होता है तो 60,000 से 30,000 काटेगा, बाकी अमाउंट उसको वापस कर देगा और उसके ट्रेडिंग अकाउंट में, आपके अकाउंट में फिर से वापस आके बैठ जाएगा, इंक्लूडिंग चार्जेस एंड एवरीथिंग। वो डेट तक जाएगी, डेट पे जाएगी, डेट में जाके तो वो स्क्वायर ऑफ होगा, पोजीशन क्लोज होगा, उस पोजीशंस पे भी सिमिलर सिचुएशंस। हाँ बोलो। फॉर एग्जांपल তুমি একটা শেয়ারের দাম আছে কি আছে ছোট, আমি স্ট্রাইক প্রাইস ইউজ করলাম 80 টাকা, তো বাইরে একটা সেলার আছে, আমার শেয়ারটা আমি ভুল সেলার, আমার শেয়ারটা যদি 120 নিচে থাকে তবে আমি প্রিমিয়াম আমরা পাবো। শেয়ারের প্রাইস যদি 120 উপরে যায় 130 ধরুন 40 গেল, যদি 20 ডিফারেন্ট আমাদের শেয়ারের প্রাইসটা বাড়ছে, এটা তো 120 থেকে 130 টা শেয়ারের প্রাইস নয়, এটা প্রিমিয়াম ভ্যালু। আমি কেন শেয়ার প্রাইস হ্যাঁ বুঝতে পারলাম, যদি শেয়ারের প্রাইস বেড়ে যায় তাহলে অ্যাজ এ সেলার তো তোমার তো লস হবে। আমার লস হবে, হ্যাঁ তুমি তো সেলার হয়েছো, একদম আমার লস, তুমি যে স্ট্রাইকটা চুজ করেছো আমার লসটা কোথা থেকে হবে? 60,000 যদি লসটা হবে, ওটা তো তোমার অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে, তোমার থেকে যে মার্জিনটা নিয়েছো ওটা তোমার 60,000 না মার্জিন, ওটা জমা আছে ব্রোকারের কাছে, ওকে ওটা ব্রোকারের কাছে জমা আছে, ওটার সঙ্গে তোমার যা প্রফিট লস সিচুয়েশন দাঁড়াবে ওটার সাথে অ্যাডজাস্ট করো। সাপোজ এইখানে যে আমরা যে এইটা এই এক্সাম্পলটা দেখো, এখানে ধরো তুমি 2050-এ এই যে আমাদের যেখানে হিসাবটা দাঁড়িয়েছিল, এই যে তোমার পিএল, এখানে তুমি 6.35 প্রফিট করছো, এখানে 5.35 প্রফিট করছো, এটা বেড়ে যত লট সাইজ হয় যদি ইন্টু 25 বা ইন্টু 25 ইন্টু 50 হলে ইন্টু 50, এবারে তোমার থেকে যা মার্জিন জমা করে রাখা আছে, এবারে যদি মার্জিন জমা করা আছে এবং তুমি এই প্রফিটটা করছো তাহলে এই টাকাটা তোমার ওখানে অ্যাড হয়ে যাবে এক্সট্রা যা তুমি দিয়েছো, কারণ তুমি प्रॉफिटेबल করেছো। আর যদি তুমি লসে যাচ্ছ, सपोज तुम लॉस कर रहे हो, तो लॉस करोगे तो जितना लॉस करोगे 0.65 0.1 1.65 2.65 जितना लॉस करोगे इनटू लॉट साइज में जितना वैल्यू होगा उतना तुम्हारा मार्जिन जमा से माइनस करके तुम्हारे बाकी अमाउंट वापस कर देगा। ওটার সাথে শেয়ারের প্রাইসের সাথে বেসিক্যালি কনসেপ্ট হচ্ছে আমার ক্যালকুলেশন, শেয়ার প্রাইসের আপ এন্ড ডাউনের উপরে আমার বেসিক্যালি প্রফিট এন্ড লসটা ডিপেন্ড করবে, আর সেই প্রফিট এন্ড লসের উপরে লট সাইজ ইনটু করে আমার মার্জিনের সাথে অ্যাডজাস্ট করবে। আরো ভালো বুঝতে পারবে, একটু সময় দাও, ঠিক আছে, কারণ আমি জাস্ট এখনো বেসিক লেভেলে আছি, এরপর আমি আস্তে আস্তে কন্ট্রাক্ট যখন বোঝাবো তখন আরো ক্লিয়ার হবে, ঠিক আছে, কারণ এগুলো আমি বলছিলাম হেভি ডিউটি, পার্ট বাই পার্ট যাওয়াই ভালো, ঠিক আছে, যত স্টেপ জাম্প করতে চাইবো তত বেশি আরো কমপ্লেক্সিটিস বাড়তে থাকবে। আমি চাইলেই একটু স্টেপ জাম্প করতে পারি, কিন্তু স্টেপ জাম্প করলে যেটাই জাম্প করবো মনে হবে এই জায়গাটা ফাঁকা থেকে গেল, ঠিক আছে, ওই জন্য আমি স্টেপ জাম্প করছি না, আমি যেন টাইপ মানে পুরো পার্ट बाय पार्ट ही যাওয়ার চেষ্টা করছি। तो सर कॉल ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट कैसे आएगा, प्रीमियम जो भी उसको रिसीव होगा वही उसका मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है और अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। ब्रेक डाउन होता है उसका, ब्रेक इवन मैंने ब्रेक डाउन पॉइंट इज दैट
point at which the call option seller gives up all the premium he has made. जितना प्रीमियम उसको मिला था अगर वो पूरा का पूरा प्रीमियम गिव अप कर देता है, गिव अप माने बेसिकली उसके पास अब कुछ आया नहीं क्योंकि मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शंस में गया, which means he is neither making money nor is losing money. ठीक है, since short options positions carries unlimited risk, he is required to deposit margin. क्योंकि शॉर्ट ऑप्शन पोजीशंस में उसका अनलिमिटेड रिस्क है, इसलिए उसको मार्जिन जमा करना पड़ेगा, जैसे हम लोग देखा अभी कुछ देर पहले 60,000 अप्रॉक्स. मार्जिन इन केस ऑफ शॉर्ट ऑप्शंस इज सिमिलर टू फ्यूचर मार्जिन. यानी ये जो शॉर्ट माने क्या, ऑप्शन सेलर होना तो शॉर्टिंग ही होता है इसको, तो ऑप्शन सेलर को एग्जैक्टली उतना ही मार्जिन जमा करना पड़ता है जैसे कि फ्यूचर मार्केट में करना पड़ता है. फ्यूचर मार्केट इसीलिए थोड़ा सा लैक ऑफ पॉपुलैरिटी इसलिए है क्योंकि फ्यूचर मार्केट में मार्जिन हाई होता है. जो लोग फ्यूचर का क्लास किया है उनको पता है. ठीक है, सेलर बनने के लिए लोग इसलिए थोड़ा सा डरते हैं क्योंकि सेलर में भी ज्यादा मार्जिन लगता है, लेकिन इसका भी तोड़ है सर. जब हम लोग आगे आगे स्ट्रेटेजी करेंगे ना तो आपको आपका रिस्क पोटेंशियल जब कम हो जाएगा आपका मार्जिन भी कम हो जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा. पीएल क्या होता है सर, प्रीमियम माइनस स्पॉट माइनस स्ट्राइक. और ब्रेकडाउन कैसे आएगा, स्ट्राइक के साथ जो प्रीमियम तुम रिसीव करोगे वही तुम्हारा ब्रेकडाउन पॉइंट होगा. माने इससे नीचे जाएगा ना तो तुम गए, खत्म हो गए. ठीक है, यानी तुम्हारा पैसा खत्म होने चालू होगा जब स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम रिसिप्ट ऐड करके जो पॉइंट आएगा. अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भी कुछ पॉइंट याद करो सर. पूर्णिमा क्या कर रहे हो? When you are bullish on stock, you can neither buy the stock in spot, buy its future or buy a call options. देखो सर, जब तुम स्टॉक के बारे में बुलिश हो, when you are bullish about the stock, you can neither buy the stock in spot market, buy its future or buy a call options. Sorry, neither नहीं either. ठीक है, माने तुम्हारे पास तीन ऑप्शंस हो जाता है. सपोज तुमको लगता है कि रिलायंस का शेयर 3000 से 3400 की तरफ जाएगा, या कोटक बैंक का शेयर 1581 से 1600 की तरफ 1650 की तरफ जाएगा, तो यू आर बुलिश. तो आपके पास तीन ऑप्शंस है. आप स्पॉट मार्केट में कोटक को खरीदो जो सबसे लेस रिस्की एरिया है, सबसे इजी एरिया है. जो लोग मार्केट में कुछ नहीं समझना चाहता या अभी अभी आया है उनके लिए सिंपल तरीका भाई 1580 में खरीद लो, बुलिशनेस के साथ 1650 में बेच दो. लेकिन सिमिलर काइंड ऑफ चीज, इसके लिए आपको एक दिक्कत क्या है, सपोज आप 100 शेयर खरीदना चाहते हो तो 100 इंटू 1500 पूरा आपको जमा करना पड़ेगा. माने 15,000 पॉकेट, कितना 1.5 लाख. 1.5 लाख. ठीक है, 4 सुनना ना, हाँ 1.5 लाख टका पॉकेट से जाएगा. और मानो 1500 से लेके 1650 कितना होता है, 150 इंटू 100 कितना हो जाता है 15,000. तुम 1.5 लाख लगाओगे फिर जाके जब ये होगा तो 15,000 प्रॉफिट होगा. लेकिन ये सिचुएशंस होने में टाइम लगेगा और उससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको एट ए टाइम 1.5 लाख जमा करना पड़ेगा. इसमें कुछ मार्जिन चेंजेस नहीं मिलेगा आपको एक्सेप्ट इंट्राडे सिचुएशन. लेकिन इंट्राडे में इतना ग्रोथ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 1500 का शेयर 1650 एक दिन में हो जाएगा. तो ये नॉर्मल स्पॉट मार्केट का प्रॉब्लम है. तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अगर आप बुलिश हो तो आप सेम काइंड ऑफ टाइम पीरियड में या उससे भी कम समय में तुम 15,000 के आसपास कमा सकते हो और इससे कम अमाउंट जमा कर. इसके लिए तुम्हारे पास ऑप्शन आ जाता है या तो फ्यूचर या फिर कॉल ऑप्शंस बाय का. बस आपका कॉन्सेप्ट सेम रहना चाहिए. बुलिश तो बुलिश, बियरिश तो बियरिश. और इवन ऐसा भी एक कॉन्सेप्ट होता है जो आगे आगे मैं आपको बताऊंगा कि व्हेन यू आर नॉट बुलिश आल्सो नॉट बियरिश, माने आप बेसिकली साइडवेज हो तो तब भी मार्केट आपको मौका देता है, लेकिन वो अभी बात करने के समय आया नहीं है. When you are bearish on a stock, you can either sell the stock in the spot market, और आप क्या करोगे फ्यूचर में शॉर्ट कर लो या फिर कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर दो. माने शॉर्ट करने का मतलब होता है सेल कर देना. The calculation of the intrinsic value for call option is standard. It does not change based on whether you are an options buyer or seller. कॉल ऑप्शंस का इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने का सिस्टम सेम रहता है चाहे आप बायर हो या सेलर, जो हम लोगों ने देखा स्ट्राइक माइनस स्पॉट. याद है ना सर? हाँ, ये देखो भूल जाते हो, आपको भूलना नहीं है. कैसे किए इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन, कैसे किए 2055 72 ये स्पॉट प्राइस है और ये
स्ट्राइक प्राइस है 2050, तो स्पॉट से स्ट्राइक को माइनस करो, आपको क्या मिलेगा? इंट्रिंसिक मिलेगा। स्पॉट से स्ट्राइक को माइनस करो, इंट्रिंसिक मिलेगा। याद रखिए सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सब टॉपिक आगे आगे आपका पूरा माने बेस बनाएगा। और अगर आप यहीं पर मानो बोर हो जाते हो क्योंकि हेवी लग रहा है धीरे धीरे, ठीक है, तो आगे जाके आपको मुश्किल लगेगा। एक्चुअली मुश्किल नहीं है ये बस कुछ स्टेप्स है, उसके साथ साथ डायरेक्शन, उसके साथ साथ डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ व्यू कि कैसे पॉइंट ऑफ व्यू आप बना पा रहे हो। अच्छा अच्छा, हाउएवर इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन चार्जेस चेंजेस फॉर ए पुट ऑप्शंस। पुट में अभी तक मैंने बात किया नहीं है, जब मैं पुट में बात करूंगा तो तब मैं बताऊंगा कि उसका इंट्रिंसिक वैल्यू उल्टा होता है। इसमें अगर स्पॉट माइनस स्ट्राइक होता है तो वहां पर स्ट्राइक माइनस स्पॉट होता है। ठीक है, क्यों होता है वो भी समझ में, क्योंकि पुट का कॉन्सेप्ट ही उल्टा है। सेल दोनों में सेम है, ठीक है, और पुट का भी सेल और बाई में दोनों में सेम है, लेकिन कॉल का जैसे कैलकुलेट करोगे पुट का ठीक उसका उल्टा ही कैलकुलेट करो सब चीज। ठीक है, क्यों वो भी समझ में आ जाएगा। नहीं कंफ्यूज नहीं होंगे सर। फिर से, जब टेक्निकल स्टार्ट किए थे इतना कैंडल कैसे याद रखता है, अब खुद ही बोल देता है बैठे बैठे सर ये बना है वो बना है। ठीक है, तो कोई भी चीज करने से पहले इतना परसेप्शन ना बनाओ, परसेप्शन बनाओगे तो फंस जाओगे। चीज किए ही नहीं है, पहले ही परसेप्शन टफ है इजी है, अरे भाई कुछ नहीं है, सीखना है सीखो। परसेप्शन बना के ही हम लोग गलती कर बैठते हैं। नहीं मिस नहीं होगा, नहीं होता है सर मिस। Throughout the last four chapters, we have looked at the PL keeping the expiry in perspective. This is only help you understand the PL behavior better. ठीक है, एक्सपायरी हम लोग बार बार सोच रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में ज्यादातर लोग तो एक्सपायरी तक होल्ड ही नहीं करता, उसका भी मैं आगे बताऊंगा। One need not wait for the option expiry to figure out if it is going to be profitable or not. जो मैं सेटलमेंट एक्सपायरी में होता है, पर एक्सपायरी से पहले भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। आप बेसिकली पोजीशन क्लोज कर देना है, सेटलमेंट होगा। एक्चुअली आपका जो होना है वो आपके भी, आप बायर थे ना, तो कोई और सेलर बनना बायर बनना चाहता है, आप अपना पोजीशन किसी और को दे देते हो, वो हाई प्राइस में आपसे बाई कर ले, मैंने बेसिकली वो एक्सपायर नहीं होता, वो पोजीशन ट्रांसफर हो जाता है। मोस्ट ऑफ द ऑप्शन ट्रेडिंग इज बेस्ड ऑन द चेंज इन प्रीमियम्स। ये जो ट्रेडिंग चलता है ना ये पूरा प्रीमियम पे चलता है। अभी आपको मैं दिखा रहा था 119 चल रहा था, 119 चल रहा था, देखते देखते 124 चला गया एक सेकेंड के अंदर। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द ऑप्शन ट्रेडिंग इज बेस्ड ऑन द चेंज इन प्रीमियम्स। फॉर एग्जांपल, बजाज ऑटो 2050 कॉल ऑप्शंस का प्रीमियम है 6 टका 35 पैसा मॉर्निंग में, और जब दोपहर गया तो देखते देखते 9 टका चला गया। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, ये तो आप लोग ऑनलाइन में ओपन करके रखोगे, आपके सामने आंखों के सामने होगा। ठीक है, अभी कुछ देर पहले हम लोग जो निफ्टी का देख रहे थे वो आपकी आंखों के सामने ही तो हुआ था। ये देखो निफ्टी का 22,000 सेकेंड में का एक्सपायरी है इसका, 22,600 का कॉल ऑप्शन। ठीक है, ये देखो प्रीमियम वैल्यू का देखो, ठीक है, कैसे आवरली बेसिस में प्रीमियम वैल्यू इधर उधर हो रहा है। ये प्रीमियम का चार्ट है, ये शेयर प्राइस का चार्ट नहीं है, इंडेक्स का चार्ट नहीं है। ये जो प्रीमियम वैल्यू दिख रहा है ये देखो 98 से 220, तो कब इसका प्रीमियम कितने में गया था इसका पूरा चार्ट इसमें आवरली बेसिस में दिया हुआ है, कब गिरा कब उठा। इवन तुम चार्ट देखिए कि प्रीमियम का अगला पड़ाव क्या हो सकता है। इसके लिए बस आपका एक सिंपल तरीका होना चाहिए, आप जब निफ्टी को ले रहे हो, निफ्टी बुलिश है कि बेयरिश है, जिस पॉइंट से ले रहे हो ये चीज आपको देखना पड़ता है। हेडेक मत लो सर, धीरे धीरे समझ में आएगा। 6 टका 35 पैसा आपका प्रीमियम था, यहाँ पर कितना हुआ 9 टका, तो आई कैन चूज टू सेल दी बुक सेल एंड बुक दी प्रॉफिट, क्योंकि 6.35 से 9 हो गया, हमें एक्सपायरी तक होल्ड करने का जरूरत नहीं है। मेरा प्रीमियम बढ़ गया, मार्केट इतना लिक्विड है कि वो सेल हो जाता है, मार्केट इतना लिक्विड है कि सेल हो जाता है, मैंने कोई ना कोई बायर मिल ही जाएगा आपको। आप बायर हो तो कोई ना कोई सिमिलर काइंड ऑफ 9 में खरीदने वाला भी मिल जाता है, जो मार्केट आपको एडजस्ट कर देता है, आपको बस रेडी रहना होता है। कोई दाम बढ़ गया पोजीशन क्लोज करो। प्रीमियम चेंज डायनामिकली ऑल द टाइम, इट चेंजेस बिकॉज ऑफ मेनी वेरिएबल्स। अभी आप यहाँ पर आपके मन में चल सकता है सर ये जो प्रीमियम घट बने मिनट मिनट में सेकंड सेकंड में बदल रहा है, क्यों बदल रहा है, इसका भी जवाब दूंगा मैं।
ठीक है, ये आगे का चैप्टर्स आपको एक्चुअली इसके बारे में बात करेगा। कॉल ऑप्शन इज एब्रिविएटेड एज सीई, सो बजाज ऑटो 2050 कॉल ऑप्शन इज आल्सो रेफर्ड टू एज बजाज ऑटो 2050 सीई। जैसे मैं भी यहाँ पर निफ्टी का निकाल के रखा था, क्या लिखा है सेकेंड में 22,600 सीई, ठीक है, सीई माने कॉल ऑप्शंस, ठीक है। अब ये जो सीई का मतलब क्या है, ये एक्चुअली यूरोपियन एब्रिविएशन है। दो तरह का होता है, पुट को बोलते हैं पीई और कॉल को बोलते हैं सीई। जो लोग बेसिक से सीख रहे हो, मैं उनके लिए ही बार बार ये चीज बोल रहा हूँ, जो लोग थोड़ा बहुत मार्केट में काम करता है उनको ये सब चीज पता चल जाता है, ठीक है। तो सीई माने कॉल ऑप्शन, जैसे यूरोपियन ऑप्शंस को सीई बोलते हैं, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर तो फिर यूरोपियन और अमेरिकन ऑप्शंस भी होता है, हाँ सर होता है, पर क्या इंडियन मार्केट में अमेरिकन ऑप्शंस मिलता है? द आंसर इज नो। अब डिफरेंस है क्या यूरोपियन और अमेरिकन में, थोड़ा सा जान लो। अगर कल कभी इंडिया बोला कि नहीं हम लोग यूरोपियन पैटर्न नहीं अमेरिकन पैटर्न फॉलो करेगा, तो फिर आप लोग चिंता में पड़ जाओगे। तो इनिशियली व्हेन ऑप्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्शन अवेलेबल। स्टार्टिंग में दोनों ही मिलता था, यूरोपियंस वाला भी मिलता था और अमेरिकन वाला भी मिलता था। ऑल इंडेक्स ऑप्शन, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सब यूरोपियन नेचर का है, और स्टॉक ऑप्शन सब अमेरिकन नेचर का होता था। द डिफरेंस बिटवीन द टू वाज मेनली इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन एक्सरसाइज, माने एक्सपायरी डेट में उसका एक्सरसाइज कैसे होगा उसको ही, उसके बीच में डिफरेंस था। बाकी ओवरऑल नेचर में कोई चेंजेस नहीं था। जैसे यूरोपियन ऑप्शंस में क्या होता है, इफ द ऑप्शन टाइप इज यूरोपियन देन इट मींस द ऑप्शन बायर विल हैव टू मैंडेटरीली वेट टिल द एक्सपायरी डेट, ठीक है। तो एक्सरसाइज इज राइट, मैंने अपना राइट, जो आप बायर हो ना, तो अपना राइट करने में आपको एक्सरसाइज डेट तक वेट करना पड़ेगा। सेटलमेंट इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ स्पॉट मार्केट ऑन एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट में जो वैल्यू रहेगा उसी डेट में आपका सेटलमेंट करेगा। ये कौन सा ऑप्शन बता रहा हूं मैं, यूरोपियंस। फॉर एग्जांपल इफ he has bought a Bajaj Auto 2050 call option, then for buyer to be profitable, Bajaj Auto has to go higher than the break-even point on the day of the expiry. ठीक है, even not in the option is worthless to the buyer and he will lose all the premium money that he had paid to the option seller. Otherwise सारा प्रीमियम उसका गायब हो जाएगा। ये है यूरोप, वही जो प्रीमियम नहीं, प्रीमियम उसका मोटा मोटी, अगर अगर बहुत केस में प्रीमियम पूरा प्रीमियम चला जाएगा। नहीं सर, मानो आपने 6 का प्रीमियम दिया, ठीक है, अब मार्केट आपके हिसाब से नहीं गया और बाद में 5 पे आ गया, नहीं वो तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, पूरा प्रीमियम ही चला जाएगा आपका, आपका लॉस हो जाएगा ना। और वो लॉस कैलकुलेशन पीएल में दिखाया था ना आपको, इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ प्रीमियम का कैलकुलेशन होता है। सर हाँ बोलो सर। सर बोल रहे थे, क्वेश्चन था। हाँ बोलो सर बोलो। बोल रहे थे कि जैसे हम लोग इंडियन मतलब इंडिया में रहते तो हम लोग आउट ऑफ इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर ट्रेड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कुछ ऐप के थ्रू से या फिर म्यूचुअल फंड्स कुछ कंपनीज के थ्रू से। सर बोल रहे हैं कि जैसे इंडिया में स्टॉक्स खरीदने का मार्जिन लगता है, तो वहाँ का मार्जिन यहाँ का मार्जिन सेम है कि अलग है? नहीं नहीं सेम नहीं है, अलग होता है सर, वहाँ पे अलग होता है। हाँ ऑब्वियसली अमेरिका थोड़ा महंगा होगा। ठीक है। और एक होता है सर अमेरिकन ऑप्शंस, इसका भी टाइप थोड़ा सा देख लो। इन एन अमेरिकन ऑप्शन द ऑप्शन बायर कैन एक्सरसाइज हिज राइट टू बाय द ऑप्शन व्हेरेवर ही डीम्स एप्रोप्रिएट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द ऑप्शन एक्सपायरी, यानी वो बीच में कभी भी एक्सपायर करने के लिए रेडी हो सकता है। जैसे इंडियन मार्केट नॉर्मली एक्सरसाइज डे पे ही होता है, वो अलग बात कि आप बीच में प्रीमियम क्लोज करके निकल जाते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ओवरऑल सेटलमेंट जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप पूरा होल्ड करोगे तो एक्सपायरी डे भी होगा। बीच में प्रीमियम पोजीशन चेंज करके निकलना वो अलग चीज होता है। तो अमेरिकन ऑप्शंस में, हाँ ठीक है, अमेरिकन ऑप्शंस में ये चीज बीच में भी आप निकलने का आपको मौका देता था। तो करेंटली अगर बोला जाए सर, तो फिर इंडियन मार्केट कैसे चलता है सर? इंडियन मार्केट पीई पे चलता है, माने यूरोपियन सिस्टम पे ही चलता है। तो सिंस वी कैन एनीवे बाय एन ऑप्शंस नाउ एंड सेल इट लेटर, मे बी इन 30 मिनट्स आफ्टर वी परचेज, हाउ डज इट मैटर इफ द ऑप्शन इज एन अमेरिकन और यूरोपियन? आज खरीद के, माने चाहे अमेरिकन हो या यूरोपियंस हो, डजंट मैटर, लेकिन ओवरऑल जो नेचर है ना, यूरोपियन ऑप्शंस बोलते हैं कि सेटलमेंट डे के पास जाके ही आप सेटल कर सकते हो। यूरोपियंस बोल रहे हैं, अमेरिकन बोल रहे हैं कि नहीं आप कभी भी सेटल कर सकते। मैंने अगर यही क्वेश्चन आपको मैं अजय वेनु का केस में बताऊं तो कॉन्सेप्ट एकदम फाइनलाइज हो जाता है। अजय वेनु एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था कि अजय एंड वेनु वेयर द रिविजिट द एग्रीमेंट इन 6 मंथ्स टाइम, है ना, 6 महीने बाकी था उनका सेटलमेंट के लिए।
like this in European options, if instead of 6 months, imagine if Ajay had insisted that he could come anytime during the tenure of the agreement and claim his right, तो वो बन जाएगा अमेरिकन ऑप्शन. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. माने अगर 6 महीने के बाद जाके एक्सरसाइज करना है तो फिर क्या होगा, वो यूरोपियन होगा. और अगर बीच में भी कभी भी अजय आके बोल सकते कि नहीं 6 महीने के अंदर है, मैं कभी भी मेरा राइट एक्सरसाइज करना चाहता हूं, तो वो हो जाएगा अमेरिकन टाइप्स. ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है. देखो भाई, समझाने के लिए समझा दिया. क्या है ना, जिंदगी में कभी भी कोई भी चीज काम आ जाता है. For example, there could be a strong rumor about highway project. After they signed of the agreement, in back of the strong rumor, the land price shoot up and hence Ajay decide exercise is right. मैंने संगे संग आके बोलता है. Clearly, Venu will be obligated to deliver the land to Ajay, even though he is very clear that the land price has gone up because of the strong rumors. Now, because Venu carries additional risk of getting exercised on any day as opposed to the day of expiry, the premium he would need is also higher. अगर कभी भी हो सकता है ना, तो प्रीमियम भी वो बढ़ा देता है. So that he is the compensated for the risk he takes. माने अगर 6 महीना बाकी है तो रिस्क थोड़ा कम है, लेकिन कभी भी आके तुम बोल सकता है तो फिर मैं भी प्रीमियम बढ़ा दूंगा. इतना कम प्रीमियम में मैं भी काम नहीं करूंगा, है ना. ये एक्सरसाइजिंग के लिए यूज होता है अगर कोई कंप्लीट तरीके से एक्सरसाइज करता है तो. इसलिए अमेरिकन ऑप्शंस आर ऑलवेज मोर एक्सपेंसिव देन यूरोपियन ऑप्शंस, क्योंकि वहां पर तो जो बायर है वो कभी भी आके बोल सकता है 10 ईयर के अंदर, 6 मंथ्स 3 मंथ्स के अंदर कभी भी आके बोल सकता है कि नहीं मुझे एक्सरसाइज करना है. इसलिए जो सेलर है वो भी बोलेगी. दैट इज द रीजन यूरोपियन ऑप्शंस कंपैरेटिवली सस्ता होता है अमेरिकन ऑप्शन से. नेचर समझने का कोशिश करो. So also maybe interested to know that about 3 years ago NSE decided to get rid of American options completely from the derivative segment. मैंने around 2012-13 के आसपास का टाइम पीरियड है. So all options in India are now European in nature. ठीक है. प्रीमियम का वैल्यू बढ़ने से निकल जाना अलग बात है और कंप्लीट एक्सरसाइज करना अलग बात है. ठीक है. Which means the buyer can exercise options based on the spot price on the expiry date. माने एक्सरसाइज का मतलब क्या, मैं बायर था, मैं कंप्लीटली जो एग्रीमेंट था कि मैं बोला कि मैं तुमसे 3 महीने बाद इतना बाई करूंगा और वो कंप्लीटली मैं करूंगा 3 महीने बाद. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. और प्रीमियम वैल्यू जैसे ही बढ़ गया शेयर के दाम की तरह, 100 में खरीदे 140 का प्रीमियम चल रहा है, चलो भाई सेल करके निकल जाओ, वो अलग बात होता है. उसे एक्सरसाइज नहीं कहते, वो जस्ट पोजीशन ट्रांसफर होता है. समझ में आ और हाँ सर बोलो. गया सर, समझ में आ गया. ये पूरा जैसे कि इसको हम लोग जब तक एक्सपायरी ना हो तब तक नहीं कर पाएंगे. बीच में भले हम लोग पोजीशन अपना छोड़ सकते हैं. हाँ, बीच में पोजीशन छोड़ना होता है. और अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीटली एक्सरसाइज करना चाहते हो तो तुम बीच में नहीं छोड़ सकते. लेकिन अमेरिकन ऑप्शंस के केस में वो सुविधा होता है, लेकिन उसके लिए उसका प्रीमियम भी ज्यादा होता है. समझ में आया सर? ठीक है. तो ये है बेसिक कुछ आइडिया जो आपको जानना चाहिए कि भाई हम लोग सीई क्यों देखते हैं, पीई क्यों देखते हैं, अमेरिकन वाला क्यों हमारे यहाँ पर नहीं दिखाता है, और अमेरिकन ऑप्शंस इंडिया में पहले चलता था लेकिन अभी क्यों बंद कर दिया गया, अमेरिकन ऑप्शंस पे प्रीमियम का वैल्यू क्यों ज्यादा होता है. ठीक है. ये सारा बात का एक बेसिक आइडिया आपको मिल गया. और ये सीई पीई का भी आइडिया आपको मिल गया, क्योंकि आप जब भी ऑनलाइन में सर्च करोगे या तो सीई दिखेगा या तो पीई दिखेगा. अब सोचेगा भाई क्या पी क्या सी, है ना. तो ये नहीं जानोगे तो फिर ट्रेड करने के टाइम पे दिक्कत होगा, है ना. तो दैट इज द पॉइंट सर फ्रॉम टुडेज क्लास. नेक्स्ट क्लास यानी टुमारो मिलते हैं सर, पुट ऑप्शन स्टार्ट करेंगे. ठीक है. थैंक यू सर. ठीक है. थैंक यू सर. बाय बाय सर. बाय सर. बाय सर. बाय.